बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं निहारिका आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने क्लास 12th बोर्ड बूस्टर बैच के 2.0 वर्जन के आज के पहले लेक्चर में। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आज की क्लास के लिए बिल्कुल रेडी होंगे। तो भाई, जैसा कि आप सब बच्चे अपनी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज आप सब लोग मिल रहे हैं मुझसे पहली बार। तो जो बच्चे मुझे जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जो बच्चे मुझे नहीं जानते मैं एक बार अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं इससे पहले कि मैं टॉपिक स्टार्ट करूं। भाई, मेरा नाम निहारिका है और मैं बच्चों आप लोगों को बोर्ड बूस्टर 2.0 2025 यानी इस साल होने वाले आपके बोर्ड एग्जामिनेशन जो 11 मार्च को होने वाला है उसकी तैयारी कराने वाली हूँ। ठीक है। और दूसरी बात बच्चों ये कि मैं ये चाहती हूँ कि जो भी बच्चे मेरी क्लास में आए हों, भले ही वो रिवीजन पर्पस के लिए आए हों या भले ही वो बच्चे इस पर्पस के लिए आए हों कि मैम हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, हम लोगों ने तो अभी तक अपनी तैयारी भी शुरू नहीं करी है, तो क्या मैम अगर हम लोग अब पढ़ेंगे तो हम लोग अच्छे नंबर ला सकते हैं? क्या मैम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं? तो हाँ बेटा, आप बिल्कुल अच्छा स्कोर कर सकते हो, आपको किसी भी चीज़ को लेकर टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको आज के जो दो टॉपिक्स कराने वाली हूँ बच्चे, अ थिंग ऑफ ब्यूटी और दूसरा लॉस्ट स्प्रिंग, ये दोनों टॉपिक्स बच्चे मैं आपको इस तरीके से प्रिपेयर करवाऊंगी कि आप लोगों की एग्जाम्स की तैयारी जो है वो हो जाए। राइट। अब एक बात मैंने बच्चे बहुत कॉमनली बच्चों में नोटिस करी थी, जो एक गाइडेंस की ज़रूरत है आप लोगों को कि मैम हम लोग इंग्लिश का चैप्टर पढ़ लेते हैं, लेकिन चैप्टर पढ़ने के बाद मैम आगे क्या, व्हाट हैज़ टू बी डन नेक्स्ट। हमने चैप्टर तो पढ़ लिया, लेकिन उसके बाद हम क्या करेंगे, हम हमारी रिवीजन को कैसे प्लान आउट करेंगे, हम लोग हमारी रिवीजन कैसे करेंगे। तो बेटा आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि मैं अब आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप लोगों की रिवीजन आपको किस तरीके से करनी है। इससे पहले कि बच्चों मैं आप लोगों को थिंग ऑफ ब्यूटी और लॉ स्प्रिंग का टॉपिक स्टार्ट कराऊं, मैं आप लोगों को सबसे पहली बात बता देना चाहती हूं कि आप लोगों को अपने पेपर की तैयारी किस पैटर्न से करनी है। ठीक है, आप ये मान लीजिए बच्चों कि जैसा कि आप लोगों ने ओरिएंटेशन में भी देखा था, ये बैच की स्टार्ट डेट थी बच्चे 13 जनवरी, और बच्चे ये बैच जो है ये 10 फेब 2025 को ख़त्म हो जाएगा, है ना। कब ख़त्म हो जाएगा बच्चे? 10 फेब 2025 को ये बैच ख़त्म हो जाएगा। यानी बेटा गिन चुन के मेरे पास सिर्फ एक महीना 27 दिनों के करीब मेरे पास बच्चे कुछ बैंडविड्थ रहेगी। यहाँ पर 27 दिनों के अंदर आप बच्चों को प्रिपरेशन जो है बच्चे बोर्ड के लिए कराई जा रही है, क्योंकि आप लोगों को पता है बच्चे कि ये जैसे ही बैच खत्म होगा इसके 3-4 दिनों के बाद या मैक्सिमम 5-6 दिनों के बाद आप लोगों के बोर्ड एग्जामिनेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। भले ही आपके मेजर सब्जेक्ट के बोर्ड एग्जामिनेशन ना हो रहे हो, लेकिन जो बच्चे जिन बच्चों ने ऑप्शनल लिए हुए हैं उनके बोर्ड एग्जामिनेशन शुरू हो जाएंगे। तो टेक्निकली देखा जाए बच्चे तो हमारे पास सिर्फ 27 दिन है। इन 27 डेज में बच्चे हमें हमारी प्लानिंग और हमें हमारा स्टडी रूटीन को जिस तरीके से सेट करना पड़ेगा कि जितने भी टॉपिक्स है हम उन्हें कवर कर पाएँ, टाइम से रिविजन कर पाएँ। जहाँ तक रही बच्चे पर्टिकुलरली इंग्लिश की बात, मैं ये चाहती हूँ कि जो भी टॉपिक्स मैं आप लोगों को क्लास में कराऊँ, that should be the last time you are actually seeing those topics before you going for your examination। इसका मतलब ये कि अब तुम्हें पता है कि बेटा अंग्रेजी का पेपर जो है वो 11 मार्च को है। ठीक है, भले ही वो कॉमर्स हो, वो साइंस हो या ह्यूमैनिटीज़ हो, सब बच्चों को पता है कि आपका जो पेपर होने वाला है बच्चों वो 11 मार्च को होने वाला है। राइट। अब ये 11 मार्च का बेटा जो पेपर आप लोगों का आने वाला है, इस पेपर के लिए अब आपको पता है इससे पहले आपके बाकी एग्जाम्स भी होंगे, तो आपको जितना भी टाइम बच्चे आपके बाकी एग्जाम्स के अकॉर्डिंग मिलता है उसके अकॉर्डिंग आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे। तो मैं कहती हूँ किसी बच्चे को अपने एग्जाम के हिसाब से 4 दिन मिल रहे हैं, 3 दिन मिल रहे हैं, 5 दिन मिल रहे हैं, हो सकता है किसी को 2 दिन मिल रहे हो। तो आपकी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग बच्चे आप ये मान लो कि देखा जाए टेक्निकली तो 27 दिन है जिसमें आप खुली प्रिपरेशन कर सकते हो। उसके बाद बस 11 मार्च को आप लोग अपना एग्जाम दोगे। राइट, इंग्लिश का एग्जाम दोगे। ऐसा बहुत टाइम बाद हो रहा है कि पहली बार इंग्लिश का, मतलब बहुत टाइम बाद हो रहा है ऐसा कि इंग्लिश का पेपर बीच में है और पहला पेपर नहीं है। इट्स आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम दैट दिस थिंग इज गोइंग टू हैपन वंस अगेन। नाउ द पॉइंट बच्चे विच आई वांट टू डिस्कस विद ऑल ऑफ यू, इसकी 11 मार्च को बेटा जो आपका पेपर होने वाला है, अब इसके लिए तुम्हारे पास गिन चुन के कुछ 27 दिनों का एक टाइम लेवरेज जो है वो पड़ा हुआ है। इस 27 दिनों के अंदर ही बच्चे तुम्हें तुम्हारे पेपर की पूरी प्रिपरेशन करनी है।
इस पूरी प्रेपरेशन के अंदर बच्चे मैं एक सजेशन आप लोगों को देना चाहूंगी कि इंग्लिश जो भी है आप लोग मेरे साथ आइए, क्लास में कीजिए। इसके बाद बच्चे जो आपको डीपीपी मिलेगी आप उस डीपीपी को सॉल्व कीजिए, ठीक है। उस डीपीपी को सॉल्व करके आपको क्वेश्चन आंसर्स के लिए मैं बात कर लूँगी, इन केस वी कैन एक्चुअली गिव यू गाइस क्वेश्चन आंसर्स एज अ फॉर्म ऑफ नोट्स एज वेल, तो तुम लोगों की ओवरऑल फुल प्रेपरेशन हो जाएगी। Now, बच्चे, if I talk about English, so let me tell you what approach we are going to follow and what approach you guys are going to follow while you're going to study for the same topics. ठीक है, जहाँ तक रही बच्चे हमारे प्रोज की बात, क्योंकि हम लोगों को टाइमली समय हमारा जो बच्चे सिलेबस है वो कंप्लीट करना है, तो आपकी जो बच्चे पोएट्री होगी वो मैं आप लोगों को इन डिटेल पूरा करवाने वाली हूँ, ठीक है। क्योंकि पोएट्री लाइन टू लाइन नहीं समझाऊंगी, सिर्फ समरी से पोएट्री का काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो जो पोएट्री होगी बच्चे वो हम लोग पूरी की पूरी पोएट्री करेंगे। अपार्ट फ्रॉम द पोएट्री वाला पार्ट बच्चे आपका जो प्रोज वाला पार्ट होगा, यानी आपके जो चैप्टर्स है बच्चे उन्हें हम लोग करेंगे डिटेल्ड फॉर्म के अंदर, डिटेल्ड समरीज के फॉर्म के अंदर, सॉरी, इसे हम लोग करने वाले हैं बच्चों डिटेल्ड समरीज के फॉर्म के अंदर। साथ ही साथ बच्चे मैं आपको कराने वाली हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ताकि एक आइडिया आप लोगों को लग जाए कि मैडम प्रीवियस ईयर में कैसे एमसीक्यूज, कैसे 1 मार्कर्स, कैसे क्वेश्चंस 3 मार्कर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स एंड पर्टिकुलर चैप्टर्स से पुट अप करे गए हैं इन योर एग्जामिनेशन, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि आपको आपका कंटेंट पढ़ना कैसे है, ठीक है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आप लोगों को क्लास के दौरान कराने वाली हूँ, ठीक है। नाउ व्हाट आर यू गाइज गोइंग टू डू आफ्टर वी आर डन विद चैप्टर? याद रखना बच्चे आप लोगों को पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने हैं। पीवाईक्यू का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की रेलेवेंस कब तक है? अब एक बच्चा कहता है कि मैम आप 2010 से जितने भी पेपर हैं हमें 2010 से लेकर 2025 लास्ट 15 सालों में जितने भी पेपर है आप उनके सवाल कराइए। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा आके मुझे ऐसी बात बोलता है, अब बेटा अगर मैं तुम्हें लॉजिकल बात बताऊं तो जो पेपर 2010 में आ रहा था, जो 11 में आ रहा था, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है, टिल द टाइम बचे 2018 पेपर का लेवल इजी था, ठीक है। पेपर का जो लेवल था बच्चे वो कंपैरेटिवली इजी था, ठीक है। अगर आपको मैं पेपर पैटर्न बताऊं टिल 2018 बच्चे जो आपका एग्जाम का पैटर्न था वो काफ़ी ज़्यादा इजी पैटर्न के हिसाब से पेपर आया था, पेपर बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था, ठीक है। पेपर अगर आपको बच्चे पीवाईक्यू प्रैक्टिस करने हैं तो आप लास्ट 5 से 6 साल के प्रीवियस ईयर्स जो हैं उन्हीं को ही पिकअप कीजिए। क्वेश्चन 2013 2014 के हैं, आई अंडरस्टैंड, आई अग्री कि चैप्टर्स सेम है, लेकिन बच्चे उस समय पर जो क्वेश्चन आते थे वो बहुत ज्यादा डायरेक्ट थे, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन जो था बच्चे उठाकर दे दिया, सवाल दे दिया कि भैया अनीस जंग ने साहिब आलम के नाम के बारे में क्या सोचा, खत्म। सीधा पूछा कि साहिब आलम के नाम में क्या आयरनी थी, फॉर एग्जाम्पल सीधा सवाल पूछा और बात खत्म कर दिया। लास्ट 5 से सालों से जो बच्चे पेपर आ रहा है ना वो बहुत ज्यादा इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और इस साल बच्चे एज पर सीबीएसई गाइडलाइन आपका जो पेपर था उसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, तो भाई कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल आसान तो होते नहीं है, थोड़े से टफर एंड पे होते हैं। आई वुड लाइक टू से, आई विल नॉट स्पीक अ लाई टू ऑल ऑफ यू कि भैया पेपर बहुत आसान आता है। कंपैरेटिवली बच्चे अगर मैं इंग्लिश के पेपर की बात कर लूँ तो आजकल इंग्लिश का पेपर भी बहुत अच्छे लेवल का देने लगे हैं वो लोग, ठीक है। अब जैसे आजकल 2 चैप्टर्स के मिक्स वाले सवाल आ जाते हैं, ठीक है। दे गोइंग टू गिव यू अ क्वेश्चन जिसमें 2 चैप्टर्स के कोरिलेशन को बनाकर एक सवाल दिया गया होता है, आपको उसके हिसाब से आंसर देना होता है, राइट। तो ऐसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन, डबल थीम क्वेश्चन, ये सब बच्चे अब ना आपके पेपर में बहुत ज्यादा आने शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो यू नीड टू नो कि हाउ यू हैव टू अप्रोच दोज क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है बच्चे। तो मैं आपको पहली क्लास में तो नहीं कराऊंगी डबल थीम क्वेश्चन, बिकॉज बच्चे थिंग ऑफ ब्यूटी और लॉ स्प्रिंग में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन इवेंचुअली जैसे जैसे हम चैप्टर्स आगे बढ़ेंगे, जब तक हमारा सिलेबस कवर होता जाएगा बच्चे आगे, तब आप लोगों को ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स जो है देखने को मिलेंगे और आप जो है उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन जो है वो बिल्कुल सही तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट 5 to 6 ईयर्स के बच्चे इनडायरेक्ट क्वेश्चंस करके हम लोग पीवाईक्यूज जो है वो भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आपको एक्चुअली कोई पीवाईक्यू देखना है बच्चे तो 5 से 6 साल के आपको सीबीएसई की वेबसाइट पर ही मिल जाएंगे। सीबीएसई की वेबसाइट से ही जो है आप लोग ये कंटेंट जो है पिकअप कर सकते हो। 5-6 साल के सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स जो बोर्ड में आए हुए पेपर हैं आप उनको देखिए, प्रीवियस ईयर के सैंपल पेपर्स देखिए, मॉडल क्वेश्चन पेपर्स देखिए। जैसे जैसे टॉपिक कवर होता जाता है, नॉट ओनली फॉर इंग्लिश, आई एम नॉट ओनली टॉकिंग अबाउट इंग्लिश बट आई एम टॉकिंग अबाउट योर एंटायर सिलेबस। माई सजेशन वुड बी कि लास्ट 5 से सालों के पेपर जो है
उनमें जिस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चे, इस साल भी वैसे ही क्वेश्चन आने के चांसेस हैं. नोबडी इज गोइंग टू गिव यू एन ईजी क्वेश्चन इन द एग्जाम, नोबडी इज गोइंग टू डू दैट. ठीक है, तो जो क्वेश्चन का लेवल है उसको मैच करने के लिए अपनी अप्रोच भी प्रोएक्टिव करनी पड़ेगी, अप्रोच भी चेंज करनी पड़ेगी, एंड दिस हैज टू बी योर अप्रोच. ठीक है, चलिए. Now I will be starting with the first topic that is going to be there in your syllabus, और वो पहले टॉपिक का नाम है बच्चे थिंग ऑफ ब्यूटी, और ये पोएट्री जो है बच्चे जॉन कीट्स ने लिखी है. नाउ बिफोर आई स्टार्ट विद द टॉपिक बच्चे, लेट मी टेल यू कि जॉन कीट्स कौन थे और जॉन कीट्स ने किस टाइप की पोएट्री लिखी है. अब आप कहेंगे कि क्या मैम इसकी रेलेवेंस हमारे पेपर के लिए भी है, क्या हमसे ये भी पूछा जाएगा कि ऑथर कौन था और ऑथर का राइटिंग स्टाइल क्या था. तो नहीं बच्चे, कभी जीवन में आपसे डायरेक्टली ये सवाल नहीं पूछा जाएगा कि ऑथर कौन था और उसका राइटिंग स्टाइल क्या था. माफी चाहते हैं, पानी पीने का ब्रेक लिया था हमने. वो कभी तुमसे बच्चे ये नहीं बोलेंगे कि ये बताओ कि राइटर कौन था और उसका राइटिंग स्टाइल क्या था. लेकिन बच्चे अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होती है कि राइटर कौन था, राइटर का राइटिंग स्टाइल क्या था, तो ऐसे केस के अंदर बच्चे आप जब आंसर बनाते हो और उसमें ये चीज़ें लिख देते हो तो टीचर आपके आंसर से इंप्रेस हो जाता है या हो जाती है, और कंपेरेटिवली जो नंबर कट रहा होता है ना, देयर आर चांसेस वो नंबर नहीं कटता, तो यू विल बी एबल टू स्कोर अबव 90 इन इंग्लिश. आई से कि बच्चे 100 on 100 लाना इंग्लिश में इज अ वेरी 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 बिग टास्क. ऑल्दो आई वुड नेवर से इट इज इम्पॉसिबल, मैं कभी भी ये नहीं कहूंगी कि ये टास्क इम्पॉसिबल है. आप ला सकते हो, अंग्रेजी में भी 100 बिल्कुल आ सकते हैं. 99 100 थोड़ा सा मुश्किल है, इट इज नॉट इम्पॉसिबल, इट इज डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल, बट आप लोग ला सकते हो. तो आप लोग एम कीजिए बच्चों 99 के लिए, तो कहीं ना कहीं टीचर बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग भी करे या करेगी, तो आपके नंबर 95 96 तक तो आ ही जाएंगे. राइट. अब याद रखेंगे बच्चे, जो जॉन कीट्स हमारे पोएट हैं, ये एक रोमांटिक पोएट है. अब यहाँ पर बच्चे रोमांटिक पोएट का मतलब आप लोग याद रखेंगे, रोमांटिक होने का मतलब ये नहीं है बच्चे कि ये प्यार भरी बातें लिखते हैं या प्यार भरी कहानियाँ लिखते हैं. नहीं बच्चे, रोमांटिक पोएट होने का मतलब ये है कि ये नेचर लविंग पोएट हैं. ये जब भी बच्चे कुछ भी लिखते हैं तो ये नेचर के बारे में लिखते हैं. ठीक है, नेचर लविंग बातें जो हैं बच्चे ये लिखा करते हैं अपनी पोएट्री के अंदर. सो दिस इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. दूसरी जब बात इंपॉर्टेंट है बच्चे जॉन कीट्स के बारे में, कि जॉन कीट्स ने बच्चे एंडेमियन नाम की एक बड़ी पोएम लिखी थी. ठीक है, इन्होंने क्या किया था बच्चे, एक लार्ज वर्स लिखा था एंडेमियन नाम का. एंडेमियन नाम की जो बच्चे ये कहानी है, इसके अंदर आपके पास 2 कैरेक्टर्स हैं. ठीक है, एंडेमियन. अब आप कहेंगे मैम हम तो थिंग ऑफ ब्यूटी पढ़ रहे थे, आप एंडेमियन में कहाँ चले गए. तो बच्चे एंडेमियन जो है ये एक बहुत बड़ा वर्स था, एक बहुत बड़ी पोएट्री थी. ये पोएट्री का ही पार्ट है बच्चे थिंग ऑफ ब्यूटी. ठीक है, याद रखेंगे कि हमारी जो पोएट्री आप लोग सिलेबस में कर रहे हो थिंग ऑफ ब्यूटी, ये बस इसका बच्चे एक पार्ट है. कहानी बच्चे एंडेमियन में ये थी कि हमारे पास एक शेफर्ड था. ठीक है, गडरिया था बच्चे, जिसे प्यार हो जाता है सिंथिया से. सिंथिया कौन थी बच्चे, सिंथिया थी हमारी मून गॉडेस. तो वो बच्चे मून गॉडेस की सुंदरता को देखकर उनके ऊपर एक पोएट्री लिखते हैं एंडेमियन, और उसी एंडेमियन पोएट्री का पार्ट है बच्चे थिंग ऑफ ब्यूटी, जो आप लोगों के सिलेबस में द पोएट्री बाय जॉन कीट्स के नाम से दी गई है. राइट, आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर कि थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है. ये एक शेफर्ड की कहानी है. सिंथिया जिससे उन्हें प्यार हो जाता है, शी वॉज अ मून गॉड, शी वॉज द मून गॉडेस, और उनके ऊपर बच्चे ये पोएट्री लिखी गई है. सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज बच्चे, आई एम गोइंग टू टीच यू द एंटायर पोएट्री. मैं आपको पूरी की पूरी पोएट्री बच्चे सिखाने वाली हूँ. इसमें जो जो जहाँ जहाँ पर पोएटिक डिवाइसेस यूज किए जा रहे होंगे, वो भी पोएटिक डिवाइसेस बच्चे जो मैं हूँ आपको बताने वाली हूँ, ताकि जब आप बच्चे पेपर के लिए जाए और अगर आपको पेपर में दे दिया जाए सवाल पोएटिक डिवाइस के ऊपर, तो आपको पता होगी कौन सी लाइन के अंदर क्या पोएटिक डिवाइस जो है यूज किया गया है. अब आप सोच रहे होंगे मैम बुक में तो पहली पोएट्री जो है वो माई मदर एट 66 दे रखी है, तो फिर आप थिंग ऑफ ब्यूटी क्यों करा रहे हो. तो बच्चे मेरा मानना ये है कि पहले जो मुश्किल चीजें हैं ना उन्हें खत्म कर लेते हैं. थिंग ऑफ ब्यूटी थोड़ी सी आई वुड बिलीव कि टफर एंड पे है अगेन. ठीक है, एंड कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूँ माई मदर एट 66, दैट्स अ वेरी वेरी ईजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग पोएट्री. तो उसको बड़े प्यार से करेंगे लेक्चर्स के बीच में. हमारा syllabus in the mid of the syllabus we are going to cover that. Initially we are going to start with बच्चे थिंग ऑफ ब्यूटी, a poetry that is written by John Keats. चलिए,
ओके यहाँ पर बच्चे आपको क्या करना है, आपको एक इमेजिनेशन में जाना है, ठीक है। यू हैव टू क्लोज योर आईज एंड यू हैव टू इमेजिन दैट वन पर्टिकुलर थिंग जिसको आपको देखकर हमेशा खुशी मिलती है। दैट कुड बी अ पर्सन, दैट कुड बी अ थिंग, दैट कुड बी अ फिनोमिना, एनीथिंग, कुछ भी ऐसी चीज़ बच्चे जो आपको खुशी देती है, जो आपको बहुत ऐसे मन को अच्छी लगती है, आप उस चीज़ को इमेजिन कीजिए। लाइक जैसे बच्चे मुझे बारिश बहुत पसंद है, आई एब्सोल्युटली लव रेन, ठीक है। वो सर्दियों के मौसम में हो या गर्मियों के मौसम में, बारिश मुझे बहुत अच्छी लगती है, बट पर्सनल प्रेफरेंस गर्मियाँ ही हैं। अब सर्दियों में हो रही है तो हम क्या कर सकते हैं। चलिए, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। तो बोला गया है बच्चे कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो है, कोई भी चीज़ बच्चे अगर थिंग ऑफ ब्यूटी है तो इट इज़ अ जॉय फॉर एवर। तो वो बच्चे आपके लिए एक एटर्नल हैप्पीनेस का सोर्स है। यानी जब भी बच्चे आप उस चीज़ को देखोगे, आपको हमेशा उस चीज़ को देखकर खुशी की अनुभूति ही होगी। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, यानी वो कहते हैं उसके लिए जो आपकी फॉन्डनेस है वो हमेशा इंक्रीज करती जाती है, ठीक है। थिंग ऑफ ब्यूटी कैन नेवर गो अननोटिस्ड, ठीक है, इट कैन नेवर गो अननोटिस्ड। अगली लाइन में यही बताया गया है बच्चे, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, बच्चे कभी भी वॉइड में नहीं जाएगी, कभी भी एंड नहीं होगी, ठीक है। इट इज एन एवरग्रीन बाउंटी ऑफ नेचर। वो कहते हैं ये कुछ ऐसी चीज़ है जो भगवान ने आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए बनाई हुई है। लाइक फॉर एग्जाम्पल बच्चे, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं कि मेरे पास जो है एक वो है, व्हाट इज दैट, फॉर एग्जाम्पल बच्चे यहाँ पर बहुत गर्मी हो रही है, ठीक है। इट्स वेरी वेरी हॉट हेयर एंड वेरी ह्यूमिड हेयर, बहुत ही ऐसा इरिटेटिंग मौसम हो रहा है और बच्चे मानो बारिश आ जाए, तो हाउ माई मूड इज गोइंग टू चेंज। मेरा मूड कितना अच्छा हो जाएगा कि यार आई वॉज वेटिंग फॉर इट टू रेन, मैं वेट ही कर रही थी कि बारिश कब होगी और देखो बारिश हो गई, तो आई वुड फील सो हैप्पी टू सी द रेन। वही चीज़ बच्चे यहाँ पर जो है बताई गई है कि किस तरीके से कोई भी थिंग ऑफ ब्यूटी जो है बच्चे, इट इज नेवर गोइंग टू पास इनटू नथिंगनेस। ऐसा कभी भी नहीं है कि यू आर गोइंग टू इग्नोर इट या यू नॉट गोइंग टू सी इट। जब भी बच्चे आप थिंग ऑफ ब्यूटी के संपर्क में आओगे, कोई भी चीज आपको हमेशा अच्छा ही लगेगा, उसको देखकर आपका जो एक हैप्पीनेस इंडेक्स है, आपकी जो खुशियां हैं वो बढ़ेंगी ही। बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस। अब वो कहते हैं थिंग ऑफ ब्यूटी जो है ना वो हमारे ऊपर एक बावर रखती है ना। व्हाट डू यू मीन बाय बावर? बावर का मतलब होता है बच्चे शेड, यानी बच्चे थिंग ऑफ ब्यूटी हमारे जीवन में छांव का काम करती है। यानी बच्चे हमारे परेशानी रूपी धूप, हमारे जीवन की बच्चे वो परेशानियां जो हमारे ऊपर धूप, चिलचिलाती धूप की तरह हमें परेशान कर रही हैं, उन्हीं दौरान बच्चे ये चीज़ें जो हैं जिन्हें हम थिंग ऑफ ब्यूटी कहते हैं, ये हमारे लिए एक शेड बनाकर रखती हैं। जैसे बच्चे आपका दिन अच्छा नहीं जा रहा, लेकिन आप अपने घर आए, आपने अपनी मम्मी से बात करी, आपने अपनी मम्मी को मुस्कुराते हुए देखा, मम्मी को हंसते हुए देखा, और मम्मी की हंसी देखकर लगा कि यार मैं इन्हीं के लिए तो मेहनत कर रहा हूँ, इन्हीं के लिए तो मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ, और उसी समय बच्चे आपका जो दुख है वो चला जाएगा। तो वो थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है बच्चे? वो जीवन की परेशानियों में आपके लिए एक शेड है, ठीक है। वो आपके लिए एक छांव का काम करती है, दैट कीप्स अ बावर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप। बच्चे अ इंसान हु इज टेंशन फ्री, टेंशन फ्री स्लीप। अब वो कहते हैं एक इंसान जो टेंशन फ्री होता है, जैसे जीवन में किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती, हैज़ अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, ठीक है, क्योंकि ही हैज़ बच्चे हैप्पी मूड, उसका मूड अच्छा है बच्चे, तो ऑब्वियसली नो नाइटमेयर्स, तो उसे बच्चे कोई गंदे सपने नहीं आते, उसे कोई टेंशन नहीं है। देयर इज़ नो थॉट कीपिंग हिम अवेक, नो थॉट कीपिंग हिम अवेक। और कहते हैं कुछ भी ऐसा नहीं है उसके जीवन में जो उसको रात रात तक जगा रहा है, वो चैन की नींद सो पाता है, क्योंकि बच्चे उसने अपनी खुद की खुशियाँ ढूंढ ली हैं। एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीदिंग, बच्चे जो इंसान जो हेल्दी है, जिसको नींद अच्छी आएगी, जिसको कोई एंग्जाइटी नहीं होगी बच्चे, तो उसको उसकी हेल्थ भी बिल्कुल सही रहेगी, एंड क्वाइट ब्रीदिंग, ठीक है। एंड द इंसान इज गोइंग टू लीड अ वेरी पीसफुल लाइफ। तो पोएट कहते हैं कि आप बस अपने जीवन में एक थिंग ऑफ ब्यूटी ढूंढो, एंड दैट थिंग ऑफ ब्यूटी इज गोइंग टू गिव यू एवरीथिंग। वो थिंग ऑफ ब्यूटी आपको सब कुछ देगी। अभी मैं इस लाइन के ऊपर बच्चे वापस आऊंगी जब मैं आपको पूरी पोएट्री के पोएटिक डिवाइसेस मार्क कराऊंगी। अब मैं एक बार आपको पहले पोएट्री समझा दूं पूरी, उसके बाद से पोएटिक डिवाइसेस मार्क करने के लिए हम लोग पीछे आएंगे। Therefore on every morrow, तो वो कहते हैं इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं on every morrow, यानी वो कहते हैं एवरी मॉर्निंग या फिर द एवरी नेक्स्ट डे, हर दिन
टुमारो या नेक्स्ट डे। हर दिन वो कहती हैं कि हम क्या करते हैं, जॉन कीट्स कहते हैं कि हम क्या करते हैं, वी आर रीडिंग। हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चे, हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चे, हम लोग बुन रहे हैं अ फ्लावरी बैंड। बच्चे हम बना रहे हैं एक तरीके से एक गार्लैंड, या फिर हम बना रहे हैं बच्चे एक माला जो हमें बाइंड करती है अर्थ के साथ, जो हमें क्या करती है, जो बच्चे हमें ज्वाइन करती है, जो हमें कनेक्ट करती है, किसके साथ, जो कनेक्ट करती है बच्चे हमें अर्थ के साथ। अब आपके दिमाग में आएगा मैम ये कैसे हो रहा है। बच्चे देखो अर्थ क्या करता है, अर्थ आपको क्या देता है, अर्थ बच्चे देता है आपको फ्लावर्स, और आप उन फ्लावर्स से क्या करते हो, बनाते हो गार्लैंड। और ये कौन बनाता है बच्चे, ये ह्यूमंस बनाते हैं, ठीक है, ह्यूमंस क्रिएटेड। तो एक तरीके से बच्चे जब आप हर दिन भगवान की पूजा करने के लिए अपने गार्लैंड्स बना रहे होते हो, तो बच्चे अर्थ क्या कर रहा होता है, आपको फ्लावर्स दे रहा होता है। तो ये बच्चे आपका सोर्स ऑफ कनेक्शन होता है। ये क्या होगा बच्चे, एक तरीके से ये आपका सोर्स ऑफ कनेक्शन होगा धरती के बीच में और इंसानों के बीच में। तो हर दिन बच्चे हम फ्लावर्स प्लग करते हैं, हर दिन हम फूलों को तोड़ते हैं और उनसे क्या करते हैं बच्चे, माला बनाते हैं। तो हर दिन बेटा जब हम माला बनाते हैं तो हम धरती के साथ हमारा जो वो है, क्या कहते हैं, जो कनेक्शन है उसे रिन्यू कर रहे हैं, उसे रिक्रिएट कर रहे हैं। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, अब वो कहते हैं हमारे इंसान के जीवन के अंदर बहुत बारी जो है बच्चे डिसअपॉइंटमेंट होती है। इंसान जो होता है बच्चे बहुत बारी जीवन में चीज़ों को लेकर खुश नहीं होता, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, यानी बच्चे क्योंकि इंसान के जीवन में अच्छाई की कमी हो गई है, ऑफ नोबल नेचर्स, ठीक है। अब इंसान के जीवन में बच्चे गुड पीपल नहीं है, इंसान के जीवन में अच्छे लोग नहीं हैं। ऑफ द ग्लूमी डेज, इंसान अक्सर कई दिनों पे बच्चे क्या होता है, इंसान अक्सर कई दिनों पे बच्चे सैड होता है। ऑफ द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन्ड वेज, क्योंकि इंसान ये देख रहा है कि दुनिया जो है बच्चे बहुत ज़्यादा नेगेटिव और करप्ट हो गई है। तो इंसान बच्चे जब ये चीज़ ये देखता है कि करप्ट हो गई है दुनिया, दुनिया में बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया है, दुनिया जो है बच्चे बहुत ज़्यादा क्रूअल हो गई है, दुनिया जो है बहुत ज़्यादा बेकार हो गई है, तब वो कहते हैं कि इंसान के मन में आता है कि यार मैं क्या ही कर रहा हूँ ये जीवन जीकर। तो जब इंसान का मूड बच्चे अच्छा नहीं होता, तब मेड फॉर आवर सर्चिंग, तब वो कहते हैं हमारे लिए मेड फॉर आवर सर्चिंग, जब हम बुरे समय में बच्चे कोई उम्मीद की किरण ढूंढते हैं, तो वो कहते हैं भगवान ने ऐसे दिनों के लिए, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, अब वो कहते हैं इन सब चीज़ों के अलावा, इन स्पाइट ऑफ ऑल नेगेटिविटी, भगवान ने जो दुनिया में दी है हमें, वो कहते हैं भगवान ने कुछ ना कुछ थिंग ऑफ ब्यूटी भी बनाई है। तो कहते हैं सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, तो वो कहते हैं उस समय कोई ना कोई थिंग ऑफ ब्यूटी किसी ना किसी शेप में, किसी ना किसी रूप में आती है, और हमारे जीवन से बच्चे जो वो सैडनेस है, जो वो ग्लूम है बच्चे, उसको हटाकर हमारे डार्क स्पिरिट्स को, हमारे बैड मूड को क्या करती है बच्चे, बैड मूड को अपलिफ्ट कर देती है, हमारे बैड मूड को सही कर देती है। अब कहते हैं जीवन में कितनी बारी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम अपने आप को बहुत डायरेक्शन लेस पाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास तो जीवन जीने की सही राह ही नहीं है, सही डायरेक्शन ही नहीं है। अब वो कहते हैं ऐसे समय पर आपके पास सन और मून है। आज तक इतनी जनरेशन से ये दोनों चीज़ें जो हैं ये लोगों को डायरेक्शन देती आई हैं। रात के समय बच्चे चंद्रमा डायरेक्शन देता आया है। तो वो कहते हैं आपको क्या करना है, चीज़ों को ढूंढकर, भगवान ने आपके लिए नेचर बनाया तो है, सन और मून बनाए तो है, जो आपको नेचुरली सही जाने की डायरेक्शन देंगे। तो कहते हैं हर रूप में, हर चीज़ में भगवान ने कुछ ना कुछ थिंग ऑफ ब्यूटी डाला है। ट्रीज ओल्ड हो या यंग हो, पेड़ पुराने हो या नए हो, स्प्राउटिंग अ शेडी बून, तो ये देते हैं बच्चे आपको क्या, अ शेडी बून, ये देते हैं बच्चे आपको शेड का एक वरदान। फॉर एग्जाम्पल बच्चे आप घूम रहे हैं एक जंगल, आप घूम रहे हैं बच्चे एक रेगिस्तान में, रेगिस्तान में आपको बहुत प्यास लग रही है, आपको बहुत गर्मी लग रही है, लेकिन बच्चे ना तो आसपास कोई पानी का तालाब है, कोई ओएसिस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आप बड़े परेशान हैं। उस समय में बच्चे आपको एक पुराना सा पेड़ दिखता है, आप तपती हुई चिलचिलाती धूप में चल रहे हैं, और उसी टाइम समय बच्चे आपको क्या होता है, आपको एक पेड़ दिखता है, तो वो पेड़ बच्चे क्या करता है, आपको छांव देता है। तो उस गर्मी के मौसम में भी बच्चे वो पेड़ जो है वो आपके लिए एक थिंग ऑफ ब्यूटी है, क्योंकि किसी भी टाइम पर बच्चे कोई भी चीज़ जो आपके मूड को सही करने में मदद करे वो आपके लिए थिंग ऑफ ब्यूटी होनी चाहिए।
फॉर सिंपल शीप सच आर द डैफोडिल्स। अब वो कहते हैं सिंपल शीप, यहाँ पर बच्चे वो रेफर करते हैं ह्यूमंस को। और ये जो बच्चे दी गई है ये आपको बाइबल की बिब्लिकल रेफरेंस दी गई है ना बच्चे। वाई इट इज कॉल्ड बिब्लिकल रेफरेंस बेटा? बिकॉज हमारे जो जीसस क्राइस्ट थे ही वॉज ऑल्सो अ शेफर्ड। वो भी बच्चे अपनी गाय भैंस तो नहीं वो अपनी बकरियां चराने जाया करते थे बच्चे। एंड ही लव्ड हिज शीप्स इन द सेम मैन शीप बच्चे इन द सेम वे दे रेफर द ह्यूमन बींग्स एज शीप हेयर। वो ये कहते हैं कि हमारे जो इंसान है, थैंक यू भैया, वो यहाँ पर उन्हें शीप का ही दर्जा देते हैं कि हमारे इंसान जो है वो शीप है जिनके लिए भगवान ने ये सब कुछ चीज़ें बनाई हैं। एंड सच आर द डैफोडिल्स, जिनके लिए भगवान ने वो डैफोडिल्स बनाए हैं, वो येलो कलर के फ्लावर्स बनाए हैं बच्चे, ठीक है, द येलो फ्लावर्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन। और वो गार्डन बच्चे और वो खेत या फिर वो फार्म जहाँ पर ये प्लांट्स जो है बच्चे ये रहते हैं। तो कहते हैं भगवान ने हर चीज़ के लिए थिंग ऑफ ब्यूटी बनाया है। अब जैसे यहाँ पर वो बच्चे एक और एग्जाम्पल देते हैं, एंड क्लियर रिल्स। अब वो कहते हैं जैसे आप अगर चले जाओ जंगलों में, वो कहते हैं फॉरेस्ट में, वो कहते हैं आप सोचोगे कि मैम फॉरेस्ट में क्या थिंग ऑफ ब्यूटी है, तो कहते हैं नहीं भैया फॉरेस्ट में भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। वो कहते हैं आप फॉरेस्ट में जाओ एंड यू आर गोइंग टू सी क्लियर रिल्स। तो वो कहते हैं वहाँ पर आपको पतली पतली रिवर्स दिखेंगी, वहाँ पर वो कहते हैं आपको जंगलों के बीचों बीच स्ट्रीम्स दिखेंगी, आप देखते हो कि वहाँ पर नहरें बह रही हैं बच्चों। एंड दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ट मेक बच्चे, जो अपने लिए एक कूलिंग कवर्ट जो क्या करती है अपने आसपास एक कूलिंग एटमॉस्फेयर बनाती है। वो कहते हैं मान लो आप बहुत गर्मी के मौसम में हो और बिल्कुल गर्मी से परेशान, ऐसे ह्यूमिडिटी से परेशान जो है जंगल में घूमते घूमते जा रहे हो, और वो कहते हैं जंगल में घूमते घूमते आपको आवाज़ आती है कि कहीं पे पानी बह रहा है, और आप जाकर देखते हो कि वहाँ पर एक क्लियर रिल बह रही है, एक स्ट्रीम बह रही है जो अपने आसपास एक बहुत ही कूलिंग एटमॉस्फेयर बनाती है अगेंस्ट द हॉट सीजन, यानी अगेंस्ट द हॉट सीजन। तो वो कहते हैं वो भी क्या है आपके लिए, वो भी बच्चे आपके लिए एक थिंग ऑफ ब्यूटी है कि इतने गर्मी के मौसम में बच्चे वो जो रिल है, वो जो रिवर, जो स्ट्रीम है, वो आपको छांव देगी। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक क्या है बच्चे? द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, यानी यहाँ पे ब्रेक का मतलब है बच्चे मॉस और फर्न की ग्रोथ से। यानी बच्चे जब आप देखते हो कि कोई भी नहर होती है उसके आसपास काई टाइप जम जाती है, ठीक है, वहाँ पर मॉस और फर्न उग जाते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर बच्चे कुछ 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 फूल उगे हुए होते हैं। रिच विद अ स्प्रिंकलिंग मतलब ऐसे करके कहीं कहीं पे लगे हुए हैं, छिड़के हुए हैं फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, ठीक है, ब्यूटिफुल फ्लावर्स। तो उनका मानना ये है कि अगर आप मानो कि इस तरीके से आपकी एक रिल बह रही है, ठीक है, यहाँ पे आपने देखा पानी बह रहा है, और इधर आपने बच्चे क्या नोटिस किया, इधर आपने नोटिस किया कि यहाँ पर ना थोड़ी बहुत ऐसे फर्न्स जो हैं वो उग गए हैं। क्या उग गए हैं? यहाँ पे फर्न्स उग गए हैं, मतलब जो काई सी है वो यहाँ जम गई है पानी की वजह से। और उसके ऊपर बच्चे क्या हैं, उसके ऊपर लगे हुए हैं फेयर मस्क रोज ब्लूम्स। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसे सुंदर सुंदर लाल लाल प्यारे प्यारे फूल इधर इधर कहीं 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 पर जो है उगे हुए हैं इस तरीके से। तो वो कहते हैं ये सब चीज़ें देखने में जो है बड़ी प्यारी लगती हैं, और देखने में सुंदर लग भी रहा होगा ये कि इस तरीके से जो है पानी बह रहा है बच्चे, और पानी के बहते बहते के बीच में यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों तरफ जो है बच्चे फूल पत्तियाँ जो है वो उगी हुई हैं। तो ये चीज़ें देखने में भी कितनी एस्थेटिकली सुंदर लगती हैं। अभी भी लग रही होंगी, रुको पानी पूरा पूरा पानी भर दें एक बार हम ना, ये देखो लग रहा होगा ना सुंदर, कितना बढ़िया सा लग रहा है ये। तो बिल्कुल ऐसे ही बच्चे वो बताते हैं कि एक रिल बह रही है और उसके साइड में जो है बच्चे फर्न्स उगे हुए हैं और उसके साइड के ऊपर फूल उगे हुए हैं। तो वो कहते हैं ये सब चीज़ें जो है ना, ये सब चीज़ें बहुत एस्थेटिकली प्लीजिंग होती हैं। ये सब चीज़ें जो है बच्चे आपको देखने में भी अच्छी लगेंगी, और साथ ही साथ बच्चे आप जब इन चीज़ों को महसूस करोगे तो वो भी आप जब देखोगे तो यू विल सी कि दुनिया ने आपके लिए हर चीज़ के लिए, हर प्रॉब्लम के लिए भगवान ने कुछ ना कुछ सोल्यूशन दिया हुआ है। एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ डूम्स। और वो कहते हैं और इसी में है बच्चे द ग्रेटनेस ऑफ डूम्स। डूम्स का मतलब होता है बच्चे डेथ, और वो कहते हैं और इसी में है डेथ का भी बहुत बड़ा एक ग्रैंडियर, इसकी भी एक बहुत बड़ी बात। और वी हैव इमेजिन्ड ऑफ द माइटी डेड। अब वो कहते हैं अब आप सोच रहे कि भैया किसी की डेथ में क्या अच्छा हो सकता है, लेकिन वो कहते हैं कि आपने देखे हैं बच्चे माइटी डेड, यानी ग्रेट पीपल बच्चे हु हैड सैक्रिफाइस देयर लाइफ। वो कहते हैं मतलब आप इमेजिन करो कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने लोगों के वेलफेयर के लिए, जिन्होंने दुनिया के भले के लिए क्या किया है, जिन्होंने दुनिया के भले के लिए अपना जीवन जो है वो सैक्रिफाइस कर दिया है, जिन्होंने अपने दुनिया के भले के लिए अपनी लाइफ दे दी है। ये लोग शहीद हो गए हैं, ये लोग क्या हो गए हैं, ये लोग
मार्टियर हो गए हैं। तो ऐसे मार्टियर्स की डेथ में भी बच्चे क्या है, एक ग्रैंडियर है। इसमें भी एक बहुत बड़ी बात है बच्चे कि वो लोग, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो बहुत सेल्फलेस होते हैं, ठीक है, जो अपने आपकी जान को, अपनी जान को कुर्बान कर देते हैं बच्चे किसी बड़े कॉज के लिए। तो कहते हैं उनकी डेथ में भी एक थिंग ऑफ ब्यूटी है। ऑफ ऑल द लवली टेल्स, वो कहते हैं जो स्टोरीज हमने इन लोगों की सुनी है, ऑफ द टेल्स वी हैव हर्ड और रेड। अब वो बताते हैं कि थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है। वो कहते हैं हमारे लिए दुनिया में थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है। वो कहते हैं वो एक एंडलेस फाउंटेन है, ठीक है। वो एक फाउंटेन का एग्जांपल देते हैं वो यहाँ पर, ठीक है। इमेजिनेशन का यूज़ करते हैं, इमेजरी का यूज़ करते हैं कि ये एक एंडलेस फाउंटेन है इमॉर्टल ड्रिंक का। यानी बच्चे ये एक नेवर एंडिंग ड्रिंक है, ये एक नेवर एंडिंग प्लेजर है बच्चे, जो भगवान हम लोगों के लिए किसी ना किसी रूप में धरती पर भेजते रहते हैं। पोरिंग अन टू अस फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक, जो हमारे ऊपर, दैट इज कमिंग डाउन टू अस, जो हमारे पास धरती पर आ रहा है, फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक यानी हेवेंस कॉर्नर। अब यहाँ पर बच्चे इट कैन ऑल्सो रेफर टू टू थिंग्स। इट कैन ऑल्सो रेफर टू बच्चे हमारी होली रिवर्स, जिनका पानी जो है बच्चे आता है, वो हमारे लिए एक इमॉर्टल ड्रिंक है। या बच्चे वो रेन को भी कह सकते हैं, या फिर वो सारी थिंग ऑफ ब्यूटी को जो है इससे कंपेयर कर रहे हैं कि सारी थिंग ऑफ ब्यूटी जो है बच्चे वो क्या है, वो सब एक एंडलेस फाउंटेन जैसा है। अब यहाँ पर बच्चे एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक के लिए यू कैन ऑल्सो यूज द वर्ड एलिक्सर ऑफ लाइफ इन योर एग्जाम, ठीक है। एलिक्सर ऑफ लाइफ जो है आप वर्ड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्टर ऑफ लाइफ आप वर्ड यूज़ कर सकते हो। नेक्टर हो गया बच्चे आपके जीवन का रस, ठीक है, और एलिक्सर हो गया बच्चे आपके जीवन का इत्र, ठीक है। ये सारे के सारे वर्ड जो हैं बच्चे आप अपने आंसर में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब एक बार ही आ जाते हैं बच्चों, आप लोगों को इसके पोएटिक डिवाइसेस भी मार्क करा देते हैं, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ से बच्चे हमारी पोइट्री शुरू करी थी, थिंग ऑफ ब्यूटी से जॉय फॉर एवर। सबसे पहले तो बच्चे आप इसकी राइमिंग स्कीम जो है वो नोट कर लीजिए। इसकी राइमिंग स्कीम देखो बच्चे, फॉर एवर, नेवर, सेम सेम, कीप, स्लीप, ब्रीदिंग, AABBCC। वैसे तो बच्चे ये आप पेपर के दौरान भी बना सकते हो, लेकिन आप लोग इसे याद रखेंगे, ठीक है। थिंग ऑफ ब्यूटी लवलीनेस इंक्रीजेस इज नेवर। ओके, अब बावर क्वाइट फॉर अस। बच्चे बावर जो है यहाँ पर हम लोगों ने मेटाफर यूज़ किया है, क्योंकि बच्चे बावर जो है वो शेड से कंपेयर किया गया है, शेड ऑफ अ ट्री, कि जिस तरीके से बच्चे एक ट्री जो है हमें शेड देती है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर हमारी थिंग ऑफ ब्यूटी जो है वो हमें शेड देती है। अब एक बात बच्चे इसके अंदर आपको जो है ध्यान रखनी होगी, वो ये है कि मान लो पेपर में आपको बोला कि बताओ कि इन लाइनों में कौन सी लाइन में पोएटिक डिवाइस यूज़ किया गया है। बच्चे आप फुल एक्सप्लेनेशन के साथ बताकर आओगे, सिर्फ ये मेंशन करके नहीं आओगे कि मैडम इस लाइन के अंदर मेटाफर यूज किया जा रहा है, या सिर्फ मेटाफर लिखकर नहीं आओगे। आपको बताना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर लाइन में मेटाफर यूज हो रहा है, मेटाफर का मतलब क्या होता है और यहाँ पर किस लाइन में यूज किया गया है। तो आपको पूरा डिटेल जो है बच्चे यहाँ पर देना पड़ेगा, आप आधी बात बताकर काम नहीं छोड़ सकते, ठीक है। Okay, therefore on every morrow flowery band binds spite of despondence of inhuman death, noble natures। यहाँ पर देखो बच्चे noble natures के अंदर यूज़ किया जा रहा है alliteration, alliteration क्योंकि यहाँ पर बच्चे n और n का यूज़ किया जा रहा है। gloomy days, unhealthy and over darkened ways made for our searching, some shape of beauty from dark spirit, sun and moon, trees old and young, sprouting a shady boon for simple sheep। यहाँ पर बच्चे simple sheep में आपको वैसे तो नहीं यूज़ किया जाएगा alliteration, आप कहोगे मैम ऐसे ऐसे, लेकिन स और श की साउंड यूज़ हो रही है, तो यहाँ पर बच्चे आप कह सकते हो कि इमेजरी यूज़ किया जा रहा है, सिम्बॉलिज्म जो है बच्चे यूज़ किया जा रहा है एज फॉर ह्यूमंस, ठीक है। यहाँ पर सन एंड मून जो है बच्चे, इधर भी आप कह सकते हो कि सिम्बॉलिज्म जो है यूज़ किया जा रहा है, राइट। ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, इधर तो कुछ नहीं है, इधर आ जाओ। क्लियर इज कूलिंग का वर्ड, कूलिंग का वर्ड में बच्चे वापस से आप कहोगे कि आपके आंसर में अलिट्रेशन यूज़ किया जा रहा है। रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क्रू सच इज द ग्रैंडियर ऑफ डोम्स, इमेजिन ऑफ द माइटी डेड। यहाँ पर बच्चे यूज़ किया जा रहा है ऑक्सीमोरॉन, बिकॉज आप देखो वर्ड्स ही अलग अलग यूज़ हो रहे हैं, माइटी और डेड। लवली टेल्स यू हैव हर्ड ऑफ रेड, ओके। यहाँ पर एंडलेस फाउंटेन, इमेजरी, यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बोला था बच्चे यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है इमेजरी, ठीक है। तो ये लाइंस के अंदर बच्चे ये सारे के सारे पोएटिक डिवाइसेस जो मैंने आप लोगों को बताए हैं ये सब यूज़ किए जा रहे हैं। नाउ इट इज़ टाइम बच्चे कि आप लोगों को, ये समरी है, यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड हैव अ रीड ऑफ द समरी वंस, पर वैसे आई बिलीव कि पोएम समझ के करोगे तो बेटर रहता है। अब यहाँ पर बच्चे यू आर गिवन अ पैराग्राफ हेयर, देयर फॉर ऑन एवरी मोरो वी आर रीडिंग अ फ्लावरी बैंड। ओके, फ्लावरी बैंड ऑल्सो हैज़ बच्चे सिम्बॉलिज्म।
Bind us to the earth, spite of despondence of inhuman dearth, of noble natures, of gloomy days, of all the unhealthy and overdarkened ways, made for our searching, yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. Now बच्चे these are the kind of questions that are asked there in your exam. ये बच्चे आपके 2023 से लेकर 2024 के अंदर बच्चे जो क्वेश्चन आया था इस चैप्टर को लेके, इट वाज देयर इन दी सैम्पल पेपर एज वेल. ठीक है, ये सैम्पल पेपर का सवाल है, वन सेट ऑफ सैम्पल पेपर में ये सवाल था. सवाल है बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कैन अंडरलाइंड वर्ड बी रिप्लेस्ड विद डिस्पॉन्डेंस. आई बिलीव यहाँ पे लिखा हुआ होगा, ये कौन से साल का था, नहीं लिखा हुआ. द मैन पेस्ड अबाउट, ओके देखो डिस्पॉन्डेंस का मतलब होता है बच्चे एक डिसअपॉइंटमेंट, अ सेंस ऑफ रिजेक्शन. ठीक है, देखो डिस्पॉन्डेंस, द मैन पेस्ड अबाउट द रूम शोइंग रेस्टलेसनेस, कि इंसान जो था बच्चे बहुत ज़्यादा रेस्टलेस था, वो बहुत ज़्यादा जो था परेशान था, बड़ा व्याकुल था. अ चैट विद अ क्लोज फ्रेंड कैन टेक अवे योर ब्लूज. आप अपने दोस्त से बात करते हो तो आपके जो ब्लूज होते हैं, जो दुख होते हैं, आपके जो डिसअपॉइंटमेंट्स होती हैं बच्चे, वो चली जाती हैं. I was in jitters seeing the boy trapped in trench. मतलब मैं ऐसे बिल्कुल कांप गया उसको ट्रेंच में देखकर. Being dogged is what led them to negotiate the challenge. तो बेसिकली उनसे बात करके, ठीक है, उन्हें चीट करके is what led them to negotiate the challenge. तो यहाँ पे बच्चे it is very very clear कि the answer is for blues. कि blues मतलब दुखी होना, मंडे blues सुना है ना, वहीं से आया है ये. Pick out the option that is not an example of unhealthy and over darkened ways. आपके पास बच्चे ऑप्शन है, a person who is egoistic and looks down upon others. तो बिल्कुल ठीक है, ये unhealthy ways का एक तरीका है. A person who seeks God's help for all his problem. बच्चे गलत इंसान, एक sinister इंसान हर चीज़ में भगवान के पास नहीं जाता है. A person who uses evil ways to deceive others. एक ऐसा इंसान जो गलत रास्तों का यूज करता है चीट करने के लिए, ये भी ठीक है अनहेल्दी ओवर डार्केंड में. A person who is corrupt and manipulative, ये भी ठीक है. तो बच्चे ये दिस इज द ओनली स्टेटमेंट जो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इट डजंट मैच द अदर वंस, और आपको वही बताना है ये कौन सा एग्जाम्पल नहीं है. Now see another question बच्चे. Pick the option that enumerates noble natures. Noble natures मतलब बच्चे अच्छे लोग. ऐसे क्वेश्चन को करने का एक तरीका तुम लोगों को बताती हूँ. क्या होता है बच्चे, ऐसे सवाल जब पेपर के अंदर आ जाते हैं ना, तो आपके पास दो तरीके होते हैं. एक तो आप वर्ड्स में से खुद जो है अपना हटाते जाओ और चेक करो कि भैया ये वर्ड्स हैं, उसके बाद ऑप्शन देखो और आंसर लगा दो. मान लो तुम्हें ऐसे वर्ड नहीं समझ में आते, तुम क्या करो, सीधा ऑप्शन देखो, चारों ऑप्शन में से कोई तो सही होगा ना, तो जो ऑप्शन तुम्हें सबसे सही लगे उसको टिक कर दो. 1, 4 and 5 नोबल नेचर्स भैया, सेल्फलेसनेस, ठीक है. 4 है एग्रेशन, तो लो भाई यहाँ पे जहाँ पे 1 और 4 है उनको तो पहले ही काट दो, गए. ठीक है, अब आ जाते हैं बच्चे 2, 3 और 6 पे. 2 है इनसेंसिटिविटी, तो ये भी नहीं होगा बच्चे, क्योंकि इनसेंसिटिविटी तो हो नहीं सकती. अब नंबर 1 था सेल्फलेसनेस, सेकंड है एंथुजियाज्म, और 6 नंबर है बच्चे जुडिशियसनेस. तो मुझे मिल गया ये आंसर, ऑप्शन नंबर डी मेरे क्वेश्चन का सही आंसर माना जाएगा. Based on the poem बच्चे, choose the correct option with reference to the statement given below. The earth without the beautiful thing is a place full of despair and unpleasantness. Okay. The ornate band created by human being ushers hope in lives. अब नाउ बच्चे ornate band का मतलब होता है ornamental. ठीक है, यहाँ पर जो वर्ड यूज करा गया ना बच्चे ornate, ornamental से आता है. ornamental का मतलब होता है बच्चे ज्वेलरी से, जेम्स से, ज्वेलरी से, जेम्स एंड गोल्ड से. तो बच्चे स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स. ठीक है, अब स्टेटमेंट 2 आप इन्फर नहीं कर सकते, सिर्फ स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 2 जो है बच्चे वो एब्सोल्युटली फॉल्स है. The ornate band, the decorative band created by human beings ushers hope in lives. नहीं, स्टेटमेंट ही इनकम्प्लीट थी बच्चे वो. ठीक है, now there is another question already there जो आप लोग कर सकते हैं as a फॉर्म ऑफ होमवर्क. एक बार इस सवाल देख लेते हैं बच्चों, फिर हम लोग हमारा सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे. सवाल है बच्चे, मेंशन एनी 2 थिंग्स व्हिच कॉजेस पेन एंड सफरिंग. तो बच्चे देयर आर मेनी थिंग्स दैट कॉजेस पेन एंड सफरिंग. मेलिस एंड डिसअपॉइंटमेंट आर द बिगेस्ट सोर्स ऑफ आवर सफरिंग. जब इंसान के मन में बच्चे ईर्ष्या होती है, एनवी होती है, जेलसी होती है, वो हमारी सफरिंग का बहुत बड़ा सोर्स है. Another one is the lack of noble qualities. जब लोगों में अच्छाई की कमियां होती हैं बच्चे, तो तब हम काफ़ी दुखी और काफ़ी डिस्पॉन्डेंट जो है वो हो जाते हैं, और यही चीज़ बच्चे हमारे जीवन के लिए बड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है. फिरोजाबाद कहाँ से आ गया?
List the things of beauty mentioned in the poem. बच्चे, the poet sees shades and colors of beauty in sun, moon, trees, innocence of sheep, the blossoming of the daffodils, the rivers, the streams, the mass of ferns, blooming musk rose. In every aspect of this green world they live in, they give us joy by lifting our spirits and filling us with delight. जो हमें खुशी से बिल्कुल भर देता है. ये बहुत जरूरी सवाल है बच्चे. What does the line therefore we are reading a flowery band bind us to the earth suggests? बच्चे, ये लाइन सजेस्ट करती है कि इट इज द ब्यूटी जो इंसान के जीवन को वर्थ लिविंग बनाती है. ही सीक्स ब्यूटी एंड एक्सपीरियंसेस ब्यूटी बाय मेंटेनिंग हिज बॉन्ड विद नेचर. कि इंसान जो है बच्चे वो ब्यूटी देखता है और ब्यूटी एक्सपीरियंस करता है अपना नेचर के साथ बॉन्ड बनाकर. ये सिंबॉलिक एक्ट जो है बच्चे, इसमें फ्लावर्स को लेना, उसे एक रीत बनाना, उसके एक माला बनाना और पहनना जो है वो एक एग्जाम्पल है दिखाने के लिए कि कैसे हम लोग नेचर के करीब रहते हैं. What spreads the pall of despondence over our dark spirits? How is it removed? बच्चे, the pain and suffering of life spread despondence over us. जो despair है बच्चे वो disappear हो जाता है जब हम कोई भी अच्छी चीज़ को देखते हैं. Nature हमें respite देता है बच्चे, nature हमें relief देता है अगर देखा जाए from the sorrow by removing all the shades of gloom and brightening our spirits. ये हमें comfort करता है, provide करता है the solace in the sense of uncertainty. Last सवाल है बच्चे कि what does Keat consider the endless fountain of immortal drink to be and why does he call the drink immortal? तो बच्चे, कीट जो है वो ब्यूटी को इन ऑल रिस्पेक्ट कंसिडर करते हैं, वेदर इन ग्रोथ या डिके, की हर चीज़ में अपनी एक सुंदरता होती है और वो कहते हैं ये हमारे ऊपर एक एंडलेस फाउंटेन की तरह हमें मिलता रहता है. इट इज़ सो बिकॉज ब्यूटी इज पेरेनियल सोर्स ऑफ मोटिवेशन. कि जब आप किसी भी चीज़ की सुंदरता देखते हो वो आपके लिए एक सेंस ऑफ मोटिवेशन बन जाता है. इन हुज ग्लोरी मैन ऑन अर्थ बास्क एंड डिराइव एन एटर्नल सोर्स ऑफ जॉय. जिसकी खुशी में, जिसके होने से इंसान जो है बच्चे वो ग्रो करता है, एंजॉय करता है और अपने जीवन को बेस्ट तरीके से जीने की कोशिश करता है. ठीक है भाई, अब आइए बच्चों शुरू करते हैं हम लोग हमारी आज की क्लास का सेकंड टॉपिक. आज की क्लास का सेकंड टॉपिक जो बच्चे मैंने आप लोगों को कराना है उसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग द स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. सबसे पहली बात तो बच्चे इस चैप्टर की ये कि इस चैप्टर की राइटर का नाम है बच्चे अनीस जंग. ठीक है, ये इसमें 2 एनेक्डोट्स बताती हैं बच्चे, 2 स्टोरी जो है वो बताती हैं. और इससे पहले कि मैं तुम्हें स्टोरी समझाऊं बच्चे, आई थिंक इट इज़ वेरी एविडेंट टू यू फ्रॉम द पिक्चर्स इटसेल्फ कि इंसान के बच्चे लाइफ के अनुसार, ठीक है, इंसान की लाइफ के अनुसार बच्चे उसके ड्रीम्स और उसके एस्पिरेशंस जो हैं वो बदल जाते हैं. अब जैसे बच्चे यहाँ पर इस इमेज में एक बच्चा देख पा रही हूँ, जो बच्चा है अपने खाने के लिए रो रहा है. वो चाहता है बच्चे कि उसे अच्छा खाना मिले, ठीक है, बेसिक खाना मिले. और दूसरी तरफ बच्चा जो है बच्चे वो रो रहा है फॉर व्हाट, ही इज क्राइंग फॉर साइकिल्स, इज क्राइंग फॉर गिफ्ट्स. तो यहाँ पर बच्चे इंसान क्या कर रहा है, यहाँ पर इंसान रो रहा है अपनी नीड के लिए और यहाँ बच्चे इंसान रो रहा है अपनी वांट के लिए. तो ये चैप्टर बेटा आपको यही सिखाता है बेसिकली. इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर हैविंग 2 पार्ट्स शोइंग दैट कि हम जिन चीज़ों को लाइफ में बहुत फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं ना, ये वही चीज़ें हैं बच्चे जिनको पाने के लिए बाकी बच्चे बहुत परेशान हैं अपनी लाइफ में. ठीक है, ये वही चीज़ें हैं बच्चे जिन्हें हमें बहुत इजीली जो है पा लिया जाता है बाय अस, लेकिन ये वही चीज़ें हैं बच्चे जो सामने वाले लोगों को इतनी आसानी से नहीं मिलती. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू हैव ऑल दीज थिंग्स. तो हमारी स्टोरी में बच्चे हम लोग 2 कहानियां करने वाले हैं अबाउट 2 चिल्ड्रन. पहली बात तो इसका टाइटल कभी कभी बच्चे एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है. वैसे तो बच्चे इसका टाइटल जो है वो बहुत सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि द नाम है बच्चे लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. अब बच्चे स्प्रिंग सीजन के बारे में अगर मैं बात करूं तो स्प्रिंग सीजन बच्चे कैसा होता है, केयर फ्री होता है, बड़ा ही ब्लॉसमिंग सा सीजन होता है. ठीक है, ग्रोथ का सीजन होता है, ब्यूटी का सीजन होता है, हैप्पीनेस का सीजन होता है. राइट, ये सब चीज़ें बच्चे आपको कब एक्सपीरियंस करने को मिलती है, स्प्रिंग के मौसम में एक्सपीरियंस करने को मिलती हैं. लेकिन यहाँ पर बेटा क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है लॉस्ट स्प्रिंग, कि वो स्प्रिंग जो है बच्चे वो छिन गया है. यानी अगर बच्चे हम अपने बचपन से भी स्प्रिंग को कंपेयर करें तो अगर हम ये चीज़ देखें हमारा जीवन कैसा होता है बच्चे, बचपन केयर फ्री होता है, ग्रोथ का होता है, ब्यूटी का होता है, हैप्पीनेस का होता है, एंजॉयमेंट का होता है. लेकिन वही सब चीज़ें जो है बच्चे कई बच्चों से छीन ली जाती हैं, उनका बचपन जो है बच्चे छिन जाता है. क्यों? क्योंकि बच्चे दे आर पॉवर्टी स्ट्रिकन. ऐसा क्यों होता है बच्चे? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वो लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं बच्चे, वो पॉवर्टी स्ट्रिकन होते हैं. ये लोग जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं. और बच्चे गरीबी की तरफ दे हैव 2 थिंग्स, दे हैव देयर ड्रीम्स, ठीक है,
दे हैव देयर ड्रीम वर्सेस देयर ड्यूटीज। अब होता क्या है बच्चे, माँ बाप के साथ बच्चे जो हैं बच्चे वो भी बहुत यंग एज में काम करने लग जाते हैं। जैसे आपने कई बच्चों को देखा भी होगा, बहुत सारे बच्चे अक्सर आए दिन ऐसे इंस्टाग्राम पे फेमस होते रहते हैं, सही तरीके से भी होते हैं, बताते हुए कि अगर उनके पेरेंट्स नहीं है, माँ बाप नहीं है, तो किस तरीके से बच्चे वो मेहनत कर रहे हैं ग्रो करने के लिए, किस तरीके से वो मेहनत कर रहे हैं कि वो कुछ तो कमा कर अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। जैसे मुझे याद है कि आज से 3-4 साल पहले मैंने एक ऐड देखी, ऐड नहीं, एक इंस्टाग्राम पे एक छोटी सी वीडियो थी, उसमें ये था बच्चे के, एक छोटा बच्चा था, वो पंजाब का था, अमृतसर का होगा, वो 10-11 साल का, वो ना बच्चे जुराबों के पेयर बेच रहा था, एंड ही वाज सेलिंग द पेयर ऑफ दिस वन पेयर ऑफ सॉक्स फॉर अप्रोक्सीमेटली 32 रुपीज, 33 या 32 रुपीज, इतना ही, 30 रुपए में बच्चे वो दो पेयर ऑफ, मतलब एक पेयर ऑफ सॉक्स बेच रहा है, दो मोजे बेच रहा था। अब होता क्या है बच्चे, देयर वाज दिस मैन हु स्टॉप्ड फ्रॉम द कार, उन्होंने पूछा कि भैया बेटा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उसने बोला कि अंकल मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, मेरे पापा जो है वो बीमार हो गए हैं, तो इसीलिए मैं जो हूँ, मेरे को स्कूल से ऑर्डर आ गया है कि आपको स्कूल से निकाल दिया जाएगा, तो अंकल इसीलिए मैं पापा की मदद करने के लिए क्या कर रहा हूँ, मैं पापा की मदद करने के लिए जो है ना जूते, सॉरी ये जुराबे जो है ये बेच रहा हूँ, ताकि कुछ पैसा इकट्ठा हो जाए कि अब मेरी फीस नहीं भी होगी तो नहीं सही, कम से कम अंकल हमारा घर चल जाएगा। और ये बात बोलते बोलते बच्चा रोने लगा। तो मतलब बच्चे, मैंने जीवन में ऐसे लोग भी देखे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, और मैंने ऐसे लोग अभी 4 दिन पहले ही देखे हैं जो बच्चे बिल्कुल मेहनत नहीं करते। आई टेल यू वन स्मॉल एग्जाम्पल, इसके बाद आगे पढ़ाती हूँ। मैं ना परसों मेट्रो से अपने घर जा रही थी, आई वॉज इन अ वेरी गुड मूड, भैया बहुत अच्छा मूड था मेरा। हुआ क्या, देयर वॉज दिस पर्सन एंड आई एम नॉट एबल टू टेक दिस थिंग आउट फ्रॉम माई माइंड फ्रॉम लास्ट 3 days, सो इट इज़ बेटर टू शेयर इट विद यू गाइज, क्योंकि चैप्टर से रिलेट भी करता है कि मेहनत की कमाई भले ही बचपन में करो। हुआ क्या बच्चे, देयर वॉज दिस वन पर्सन, ही वॉज समवेयर अराउंड 22-21, लड़का ही था वो। आई वॉज देयर ऑन द मेट्रो स्टेशन एंड ही केम टू मी एंड सेड कि दीदी 2 मिनट आप रुकेंगे, मेरी बात सुनेंगे, मेरे पास पैसे नहीं हैं, समवेयर आई हैड लॉस्ट माई पर्स, मेरे पैसे खो गए हैं, एंड आई हैव टू एग्जिट द मेट्रो स्टेशन, मेरा मेट्रो कार्ड भी मेरे पर्स में था, मेरे पास मेट्रो कार्ड भी नहीं है, और मैं यहाँ से दूर रहता हूँ, मुझे घर के लिए पैसे भी चाहिए, तो आप मेरी कुछ हेल्प कर सकते हो। अब मतलब मैं हेल्प करूँगी तो ठीक है, मैं हेल्प नहीं करूंगी तो मेरे मन में रह जाएगा कि यार क्या पता जेन्युइनली ये इंसान को हेल्प की जरूरत हो, एंड आई एम नॉट हेल्प द पर्सन, ठीक है, व्हाट रॉन्ग हैव आई डन। आई एम टेलिंग यू हाउ डिफरेंट द वर्ल्ड इज एट द सेम टाइम। दुनिया कितनी बुरी और कितनी अच्छी, वही वो करप्ट वेज वाला ही बता रही हूँ कि दुनिया में कितना दुख होता है, एंड हाउ दैट थिंग हैज एक्चुअली अफेक्टेड मी, एंड आई फेल्ट बैड फॉर 2 days कि मैंने क्यों किया ऐसा। आई गेव हिम द मनी, बाय द वे आई टेल यू व्हाट हैपेंड वाज, तो अब मेरे मन में यही आया, वाज इन अ डिलेमा, सच अ बैड डिलेमा कि मैं मदद करूँ या मैं मदद ना करूँ, शुड आई हेल्प हिम और शुड आई नॉट हेल्प द पर्सन। ही वाज लाइक दीदी मुझे थोड़े से पैसे चाहिए, आप मुझे बस 50 रुपये दे दो, मेरा काम 50 रुपये में हो जाएगा, आई विल बी एबल टू रीच माई होम, एंड आई हैड 50 रुपीज़ ऑब्वियसली। अब मेरे को ये लग रहा था कि इफ आई एम गोइंग टू हेल्प समबडी द पर्सन इज गोइंग टू रीच होम, वो घर पहुंच जाएगा, तो उसकी मदद करने में क्या जाता है। तो मैंने उससे पूछा कि भाई तुम क्या काम करते हो, ये वो, कि मुझे थोड़ा कंफर्म हो जाए कि एटलीस्ट आई एम नॉट हेल्पिंग द रॉन्ग गाय, दो आई हेल्प द रॉन्ग पर्सन, आई टेल यू हाउ। तो आई गेव हिम द मनी, मैंने उसे पैसे दे दिए। अब क्योंकि मुझे ये लगा कि यार इफ ही नीड्स हेल्प आई कैन डू दैट, बट समवेयर इन माई माइंड आई वॉज नॉट कन्विंस्ड कि आई एम डूइंग द राइट थिंग। मुझे पता था कि मैं काम कर रही हूँ, आई एम डूइंग समथिंग, ये सोच कर कि अगर सच में इस इंसान को पैसों की जरूरत होती तो, एंड व्हाट इफ आई डिनाई द पर्सन दैट समथिंग दैट इज आस्किंग फॉर। तो मैंने क्या किया, मैंने दे दिए पैसे, मैंने कहा रख ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई गेव हिम द मनी एंड आई वॉज देयर ऑन द प्लेटफॉर्म। मैंने क्या किया, व्हेन आई सॉ द पर्सन गोइंग, मैं ऊपर गई, मैं वापस लिफ्ट से ऊपर गई, एंड आई सॉ द सेम बॉय आस्किंग मनी फ्रॉम अनदर लेडी। अभी भाई तू मुझसे लेकर गया है पैसे नहीं सके, एंड अगेन आस्क्ड फॉर सम अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम द लेडी देयर। वहाँ पे मेरा दिमाग थोड़ा सा लगा, मैंने कहा आई डेफिनेटली मस्ट हैव हेल्प्ड द रॉन्ग पर्सन, बट लेट्स वेट, लेट्स नॉट जज। आपने हेल्प करी है, आपने अपना कोई अच्छा काम किया है, तो यू शुड नॉट एक्चुअली गो एंड चेक कि आपने क्या काम किया है। बट देयर वाज समथिंग इन माई माइंड दैट वाज नॉट अलाउइंग मी टू गो। मैं गई ऊपर, मैंने देखा, एंड पहले उसने एक आंटी से मांगे, द लेडी रिफ्यूज दैट शी इज नॉट गोइंग टू गिव एनी मनी। फिर वो एक दूसरी लेडी के पास, एक अंकल के पास जाता है, और उनके साथ अगेन ही वेंट डाउन टू द प्लेटफॉर्म, एंड आई केप्ट वेटिंग ऑन द कॉन्कोर्स। ऊपर मैं वेट करती रही कि इफ ही इज एक्चुअली चीटिंग, इफ इज डूइंग एक्चुअली रॉन्ग, बिकॉज उसने बोला कि उसे एग्जिट करना है, तो वाई इज ही गोइंग डाउन। तो आई वेटेड,
ठीक है। एंड आई वेटेड कि चलो आएगा आएगा आएगा, आया, वो ऊपर आया। एंड मैंने सॉ हिम, आई कॉल्ड हिम, मैंने कहा इधर आ। मैंने कहा तूने मुझे बोला कि यू नीड टू गो आउट, यू नीड मनी एंड आई हैव गिवन यू द मनी। तूने मुझे बोला कि 50 रुपये चाहिए, एंड आई हैव गिवन यू दैट मनी, तो तू जा बाहर, व्हाई आर यू वेटिंग हियर, यहाँ किस चीज़ का इंतजार कर रहा है। तो कह रहा दीदी मुझे लगा कि मैं एक आधे से और मांग लेता हूँ। तो मैंने कहा तुझे जब मिल गया, तेरी हेल्प हो गई, तो तू बाहर चला जाना। वहाँ पे आई वॉज श्योर दैट दिस पर्सन इज अ यू नो इज अ कॉन, इज अ चीट। He said कि हाँ दीदी थैंक यू सो मच, मैं जा रहा हूँ बाहर, आई एम गोइंग टू एग्जिट फ्रॉम द मेट्रो स्टेशन। एंड आई केप्ट सीइंग हिम, मैं उसे देख रही हूँ कि जाएगा जाएगा जाएगा, एंड आई डिड नॉट गो। एंड आई स्वेयर ऑन गॉड आई एम नॉट लाइंग, दिस इज अ रियल स्टोरी। अभी आगे बताती हूँ कि कल क्या हुआ। सेम थिंग, द सेम थिंग हैपेंड अगेन। तो आई सॉ हिम, बट दिस मैन वाज सच अ चीट। वो उतरा नहीं नीचे, ठीक है, एंड ही वेंट डाउन ऑन द प्लेटफॉर्म। तो वापस मुझे बोलकर कि मैं एग्जिट कर रहा हूँ, वो नीचे प्लेटफॉर्म पे चला गया। इस पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज नॉट एबल टू वेट, तो आई वेंट टू द मेट्रो डिपार्टमेंट। आई टोल्ड देम, द ऑफिसर स्टैंडिंग देयर, द पुलिस स्टैंडिंग देयर, एंड आई टोल्ड हिम द एंटायर सिनेरियो कि देखो भाई ऐसे ऐसे करके आया था, पैसे लेके चला गया है। तो उन्होंने बोला नहीं देने थे। मैंने कहा मैंने तो दे दिए, व्हाट कैन आई डू। आई डिड इट ऑन अ गुड पार्ट कि भैया मैं what if the person needed the help really, मतलब that thing is not going to make me small but that is going to give me a regret कि मैं मदद कर सकती थी, मैंने नहीं करी। तो मैंने दे दिया। उन्होंने बोला कि ठीक है हम देख लेंगे, और वो गए उसको पकड़ने। आई डोंट नो उसके बाद ही caught him or not. Yesterday when I was going back home, I saw the boy again, same metro station, same place, asking for money, giving the same sob story to somebody else. And I remember that lady, वो लड़की जो थी, she was actually just on the point कि ले भाई तू पैसे ले ले। And I went there and I told the girl in front of the boy, I no need to give him money because he did the same thing with me a day before yesterday and he's going to cheat you, so do not give him any money. And the girl left. उसके बाद what I'm trying to say by the story is कि बच्चे एक होते हैं ऐसे बच्चे, ठीक है। दी एंटायर कहानी, ये 3 मिनट की 4 मिनट की कहानी सुनाने के पीछे बच्चा पर्पस सिर्फ आपको ये बताना था, एक लाइफ स्किल देना ये था कि ये छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स को हेल्प करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, दे आर वर्किंग सो हार्ड, ठीक है, टू अर्न मनी। और आज भी ऐसे बच्चे बेटे आपको देखने को मिलेंगे, साहिब आलम और ये मुकेश जैसे बच्चे आज भी देखने को मिलेंगे। एंड ऑन द अदर हैंड यू गोइंग टू सी पीपल इन द वर्ल्ड हु चीट, you know, who lie, who take money by, you know, telling lie। अब भाई तू मुझे सच बोल दे कि तुझे 10 रुपए चाहिए तो मैं दे दूंगी, ऐसे भी झूठ बोलकर, ठीक है, सेम कहानी सेम सब स्टोरी 2 दिन 3 दिन रिपीट करके यू आर आस्किंग मनी फ्रॉम पीपल। इमेजिन हाउ मच दैट पर्सन इज अर्निंग इन अ सिंगल डे बाय टेकिंग 50 फ्रॉम 10 पीपल इज अर्निंग 500 रुपीज। द प्रॉब्लम इज नॉट कि वो 500 रुपए कमा रहा है, द प्रॉब्लम इज कि वो जिस तरीके से पैसा कमा रहा है, दैट इज नॉट राइट। राइट, एक तरफ है ऐसे बच्चे जिनका बचपन बेटा रुल गया, ठीक है, और एक तरफ है वैसे लोग जो झूठ बोलकर, चीट करके, फ्रॉड करके लोगों से पैसा कमा रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर अपब्रिंगिंग, कि आपको कैसे पाला पोसा गया है, आप में किस तरीके के संस्कार डाले गए हैं। राइट, तो यहाँ पर आप जब इन दोनों बच्चों की कहानी सुनोगे, यू विल बी एबल टू रियलाइज एंड यू विल बी एबल टू कॉन्ट्रास्ट कि इंसान की मजबूरी इंसान से क्या क्या कराती है, लेकिन इन दोनों बच्चों ने कोई गलत रास्ता नहीं चुना इन ऑर्डर टू अर्न मनी, ठीक है। दिस वाज अ वेरी गुड थिंग आई वुड लाइक टू टेल अबाउट द बॉयज। सबसे पहली स्टोरी जो है बच्चे लॉ स्प्रिंग, पहले तो ये जान लो कि कहानी क्या है। लॉ स्प्रिंग जो है बच्चे ये पिटिएबल कंडीशन बताती है, ये बुरी कंडीशन बताती है, सैड कंडीशन बताती है ऑफ द पुअर चिल्ड्रन बच्चे हु आर बीन फोर्स्ड टू मिस द जॉय ऑफ चाइल्डहुड। जो बच्चे चाह कर भी जो है अपने जीवन का मजा नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि बच्चे दे लैक मनी, दे डू नॉट हैव दैट काइंड ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज विद देम ड्यू टू सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। बच्चे एक तो सोसाइटी रिलेटेड और दूसरा बच्चे क्या है उनकी फाइनेंस रिलेटेड। एक तो बच्चे सोसाइटी का बिल्कुल पिछड़ा हुआ वर्ग और ऊपर से पैसे भी नहीं है, दैट प्रिवेल्स इन दिस मैन मेड वर्ल्ड जो हमने दुनिया बनाई है। ये चिल्ड्रन जो है बच्चे दे आर डिनाइड द अपॉर्चुनिटी ऑफ स्कूलिंग, बच्चे इन्हें पढ़ाई लिखाई करने को नहीं मिली एंड जबरदस्ती बच्चे इन्हें अपने पेरेंट्स के साथ वो पार्टनर्स इन सर्वाइवल बना दिया गया कि आप अपने माँ बाप के साथ काम करो, पैसा कमाओ, कुछ एक्स्ट्रा मनी अर्न करके लाओ। अनीस जंग जो है बच्चे इस चैप्टर के थ्रू एक वॉइस देती हैं इस पूरे आइडिया को कि आप चाइल्ड लेबर को एलिमिनेट कीजिए, बच्चों को एजुकेशन दीजिए, लॉज बनाइए चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट जो कि हैं स्ट्रिक्ट होने चाहिए लेकिन एनफोर्समेंट भी स्ट्रिक्ट रहे। This calls is to end child exploitation and let the children enjoy the days of spring that bring the joy under their feet. तो पहली स्टोरी जो बच्चे मैं आप लोगों को आज की क्लास में कराने वाली हूँ वो है एक बच्चे के बारे में। इस बच्चे का नाम है बच्चे साहिब आलम, ठीक है। इस बच्चे का क्या नाम है? इस बच्चे का नाम है बच्चों साहिब आलम।
अब ये जो बच्चा है साहिब आलम बच्चे, ही हैड कम फ्रॉम ढाका। ये जो बच्चा है बच्चे ये ढाका से आया है। ढाका कहाँ पर है बच्चे? ढाका है बांग्लादेश में। बांग्लादेश का कैपिटल है बच्चे। ये 1971 के आसपास आया था। इसकी मदर ने बच्चे इसे ये बोला था कि वहां पर एक स्टॉर्म आ गया था, लेकिन बच्चे एक्चुअली वहां पर कोई स्टॉर्म नहीं आया था, एक वॉर आई थी। और ये लोग जो हैं बच्चे ये एज अ फॉर्म ऑफ रिफ्यूजीज जो हैं यहाँ पर दिल्ली के अंदर, दिल्ली में एक जगह है बच्चे जिसका नाम है सीमापुरी, यहाँ पर आकर रह रहे थे। तो बच्चे अनीस जंग बताती है कि जब मैं दिल्ली में थी तो मेरे नजर पड़ती है, मेरा एक एनकाउंटर होता है इस बच्चे साहिब के साथ, जो हर दिन बच्चे बेयर फुट नंगे पैर गार्बेज में से कुछ ना कुछ ढूंढ रहा होता था। अब उनके दिमाग में यही आता था कि भैया एक बच्चा गार्बेज में क्या ढूंढ सकता है। तो एक दिन जाकर उन्होंने उससे ऐसे ही पूछ लिया कि भाई तुम्हारे पास स्कूल नहीं है क्या जाने को? व्हाई डोंट यू गो टू अ स्कूल? तो साहिब आलम बड़ी ही इनोसेंटली उन्हें बोलता है कि मैडम हमारे एरिया में कोई स्कूल ही नहीं है। अब क्योंकि हमारे एरिया में कोई स्कूल ही नहीं है तो हम स्कूल जा ही नहीं सकते। तो अनीस जंग उसे कहते हैं कि अच्छा अगर मैं तुम्हारे लिए एक स्कूल बनाऊं तो क्या तुम मेरे बनाए हुए स्कूल में आओगे? तो साहिब उन्हें बोलता है कि बिल्कुल आऊंगा, अगर आप एक स्कूल बनाएंगे तो डेफिनेटली मैं आऊंगा। ये बात खत्म हो जाती है। थोड़े दिन बाद बच्चे वो जाकर पूछते हैं कि मैडम आपका स्कूल रेडी हो गया? और अनीस जंग को रियलाइज होता है बच्चे कि उन्होंने बातों बातों में उस बच्चे को एक फेक होप दे दी थी, जिसकी वजह से वो खुश हो गया था कि एक स्कूल बनेगा और उसे स्कूल में पढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बच्चे अनीस जंग ने ऐसा कोई भी स्कूल नहीं बनाया था। शी वॉज जस्ट आस्किंग विदाउट रियलाइजिंग कि इस बात का क्या इम्पैक्ट उनके बच्चों उस बच्चे पर हो सकता है और उसके जैसे और बच्चों पर हो सकता है। तब उन्होंने ये टालकर उसको बोलकर टाल दिया कि बेटा स्कूल बनने में तो थोड़ा सा टाइम लगता है। बट शी फेल्ट वेरी एम्बैरेस्ड कि मैंने तो चलो वादा किया, मतलब मैंने तो इसे बात नादानी में बोल दी, लेकिन एक्चुअली ऐसे लोग होते हैं जो इनके से ऐसे वादे करते हैं, ऐसे झूठी झूठी बातें इन्हें बोलते हैं और उन बातों को सच नहीं करते, उन वादों को पूरा नहीं करते। तो ऑथर जो है बच्चे वो साहिब से मिलती थी, हर सुबह देखती थी उसको, और वो हमेशा देखती थी बच्चे कि वो कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है इन हीप ऑफ गार्बेज। ठीक है, एक दिन तो उन्होंने उससे पूछा कि तुम ये काम क्यों करते हो? तो उसने बोला कि क्योंकि मेरे पास और कुछ करने को नहीं है तो मैं यही करता हूँ। तो फिर उन्होंने बोला कि तुम स्कूल जाओ, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? तो साहिब आलम उन्हें बताता है कि मैडम हमारे एरिया में कोई स्कूल ही नहीं है, अगर डेफिनेटली स्कूल होता तो मैं फॉर श्योर जाता। तो अनीस जंग उसको ये भी पूछती है कि अगर मैं तुम्हारे लिए स्कूल खोलूं तो क्या तुम स्कूल में आकर पढ़ोगे? ये बात सुन के बच्चे साहिब वॉज हैप्पी बिकॉज बच्चे ही गॉट होप ऑफ अ बेटर फ्यूचर कि शायद से स्कूल खुलेगा। थोड़े दिन उसने बोला कि हाँ मैं बिल्कुल स्कूल जाऊंगा। अब ऑब्वियसली बच्चे अनीस जंग ने ये बात जो थी ये बहुत ही नॉर्मली, बहुत ही ऐसे बाईपासिंग में पूछी थी कि ठीक है पूछ लिया, बट शी नेवर इंटेंडेड टू स्टार्ट स्कूल। उनके मन में कोई भी प्लान नहीं था बच्चे कि वो कोई स्कूल स्टार्ट करेंगी। थोड़े टाइम बाद बच्चे वो लड़का वापस आता है और उनसे पूछता है कि मैडम आपका स्कूल रेडी हो गया क्या? और तब बच्चे उन्हें रियलाइज होता है कि उनके वर्ड्स जो थे बच्चे उनका कितना इम्पैक्ट रहा होगा साहिब के ऊपर, और वो इस तरीके से उम्मीद बनाकर बैठ गए। और यहाँ पर वो ये भी कहती है कि वर्ड्स लाइक माइन अबाउंड इन हिज ब्लीक वर्ल्ड। वो कहती है मुझ जैसे ये शब्द, मुझ जैसे ये वादे करने वाले बहुत लोग हैं जो इनके ब्लीक वर्ल्ड में, जो इनके डल वर्ल्ड में इन्हें इस तरीके के ड्रीम्स दिखाते हैं कि ऐसा ऐसा करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इन लोगों के लिए कुछ भी नहीं करते। अब ऐसे ही अनीस जंग उसे जानते जानते उन्हें साहिब का पूरा नाम वो पूछती है कि बेटा तुम्हारा पूरा नाम क्या है? तो साहिब उन्हें बताता है कि मेरा नाम है साहिब आलम। अब साहिब आलम नाम में बच्चे एक आयरनी है, एक विडंबना है। विडंबना बच्चे होता है कि रियलिटी से बिल्कुल ऑपोजिट। नाम है बच्चे साहिब आलम यानी बच्चे लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, दुनिया का राजा। लेकिन बच्चे वो काम क्या कर रहा है? वो बच्चा काम कर रहा है बच्चे घूम घूम कर रोड्स के ऊपर, और क्या कर रहा है बच्चे? ही इज डूइंग गार्बेज कलेक्शन। नाम का बच्चे वो क्या है? नाम का है बच्चे वो साहिब आलम, लेकिन काम उसका क्या है बच्चे? काम है बच्चे उसका गार्बेज उठाना। तो यहाँ पर वो उसकी कंडीशन को बच्चे कंपेयर करते हैं ये चीज बोलकर कि इसके नाम में कितनी बड़ी आयरनी है। और ये अक्सर बेटा पेपर में सवाल देखा गया है इसके नाम के ऊपर कि साहिब आलम के नाम में बच्चे क्या आयरनी है, उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो बच्चे साहिब आलम के नाम में आयरनी यही है कि नाम है उसका साहिब आलम, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, लेकिन हालात बच्चे उसके बहुत खराब है। टैटर्ड कपड़े पहनता है, फटे हुए कपड़े पहनता है, बेयरफुट घूमता है, स्कूल नहीं जा सकता, बहुत ही पिटिएबल कंडीशन के अंदर रहता है। साथ ही साथ बच्चे वो ये भी देखती है अनीस जंग के लड़का अकेला नहीं है, इसके जैसे और बहुत सारे बॉयज जो है वो सड़क के ऊपर घूमते हैं, एंड दे ऑल आर बेयरफुट बॉयज। ठीक है, ये सब नंगे पैर घूमते हैं, जिन्हें बच्चे वो मॉर्निंग बर्ड्स से भी कंपेयर करती हैं। वो कहती है ये बच्चे जो है ना बच्चे ये बिल्कुल मॉर्निंग बर्ड्स जैसे हैं जो सुबह सुबह दिखते हैं और उसके बाद डिसअपियर हो जाते हैं। ठीक है,
तो वो क्या कहती है, वो कहती है कि ये बर्ड्स जो है बच्चे, ये बिल्कुल मॉर्निंग बर्ड्स जैसे हैं जो सुबह सुबह दिखते हैं और उसके बाद क्या कर जाते हैं बच्चे, उसके बाद ये डिसअपियर हो जाते हैं। तो यहाँ पर वो उन्हें मॉर्निंग बर्ड से भी कंपेयर करती है, क्योंकि दोपहर तक धूप हो जाती है बच्चे। दिल्ली की धूप है, आपको पता है बहुत तेज होती है। अब दिल्ली की धूप में बच्चे पैरों में लगेगी, नंगे पैर ये घूमते थे, तो इसीलिए बच्चे दिन में दिखते थे और दोपहर आते आते तक ये बिल्कुल बर्ड्स जैसे, चिड़िया जैसे, गुरैया जैसे गायब हो जाते थे। ऑथर जो है बच्चे, वो अब उन्होंने साहिब आलम के दोस्तों से भी बातें करी, तो अब वो उनसे रीजन पूछती है, रीजन फॉर स्टेइंग बेयरफुट। तो वो उनसे पूछती है कि तुम लोग जो है ऐसे नंगे पैर क्यों घूमते हो, तुम लोग क्यों चप्पल जूते जो है नहीं पहनते हो, क्या रीजन है। तो अलग अलग बच्चे के पास बच्चे अलग अलग रीजन था। एक बॉय ने बोला कि भैया देखो, हमारे यहाँ पर जो है एक ये ट्रेडिशन है, ठीक है, कि हम बेयरफुट ही रहते हैं, हमारे में चप्पल पहनने का तो है बच्चे रिवाज ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पर बच्चे याद रखना, एक ने बोला था कि मदर डिड नॉट ब्रिंग, एक ने बोला था कि भैया उसकी मदर जो है वो जूते लेकर नहीं आई थी, ठीक है। एक बच्चे ने बोला था कि इवन इफ मदर गॉट शूज। एक ने बोला कि अगर मम्मी जूते ले भी आएंगी, फादर वुड थ्रो देम, तो उसने बोला ही वुड थ्रो देम। तो उसका कहने का मतलब ये था कि अगर मम्मी ले भी आएंगी तो शायद से उसके घर का जो मेल है वो उसे फेंक देगा, दिखाने के लिए कि लोगों के घर में डोमेस्टिक वायलेंस जो थी बच्चे, वो भी बहुत प्रेवलेंट थी, वो भी बहुत कॉमन थी। सिमिलरली बच्चे, एक बच्चे ने बोला कि मैडम हमारे तो फैमिली में ट्रेडिशन होता है कि नंगे पैर घूमना होता है, लेकिन ऑथर इस चीज से अग्री नहीं करती, बिकॉज उन्हें पता है कि ये सिर्फ एक एक्सक्यूज टू हाइड पॉवर्टी है। ऐसा बच्चे किसी के भी घर के अंदर नहीं होता कि वो लोग जो है जूते चप्पल पहनकर ना घूमे। तो उन्हें ये चीज समझ में आ रही थी कि बच्चे की ये सिर्फ एक एक्सक्यूज है अपनी गरीबी छुपाने का। वो ये कहती है कि यहाँ पर ना, इट इज नॉट विद द ट्रेडिशन बट परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। लेकिन वो कहती है ये इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर आप एक कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ पॉवर्टी, गरीबी जो है लोगों के अंदर देख पाते हो। कई बच्चे लकी हैं जिनको जूते मिल जाते हैं। यहाँ पर वो बच्चे उडुपी की एक स्टोरी जो है वो हमें बताती हैं। वो बताती है यहाँ पर बच्चे की उडुपी नाम की एक जगह है, ठीक है। वो कहती है उडुपी में वो एक लड़के को जानती थी, यू नो हु प्रेड फॉर शूज, ठीक है, हु प्रेड फॉर शूज। वो कहते हैं कि वो जानती थी एक लड़के को जो जूतों के लिए भगवान से प्रे करता था बच्चे। ही वॉज सन ऑफ द प्रीस्ट, वो जो था बच्चे प्रीस्ट का बेटा हुआ करता था। और जब भी बच्चे वो मंदिर के बाहर से जाता था वो हमेशा भगवान से पूजा करता था, भगवान से मांगता था कि हे प्रभु प्लीज मुझे एक पेयर ऑफ जूते दिला दो। इवेंचुअली बच्चे उस आदमी को पेयर ऑफ शूज मिल जाते हैं एंड ही थैंक्ड गॉड। और उसने बच्चे क्या किया, ही थैंक्ड गॉड फॉर शूज। उसने क्या किया, फॉर शूज उसने भगवान को बहुत थैंक यू बोला और ये भी बोला टू टेक, एंड उसको उसने बहुत ज़्यादा रेवर किया, ठीक है, ही रेवर्ड द शूज। उसको बहुत अच्छा लगा कि जो है बच्चे उसको जूते जो है वो मिल गए हैं। वो बताती है कि कुछ सालों बाद, सम ईयर्स लेटर, वो कहते हैं सम ईयर्स लेटर, वो बताती है मैं उस जगह पर वापस गई। और वो कहती है उस जगह पर वापस जाने के बाद मैंने क्या एक्सपीरियंस किया। वो कहती है उस जगह पर वापस जाने के बाद मैंने देखा कि न्यू प्रीस्ट जो है बच्चे आ चुका था। देयरफॉर उसका एक नया बेटा भी था बच्चे जो वहां पर आया। ही केम देयर, ही थ्रू बैग एंड शूज। उन्होंने देखा कि वो बच्चा आया, उसने अपना बैग वहां पर पटका, अपने शूज जो हैं बच्चे वहां पर फेंके, एंड ही रन अवे। और वो बच्चे जो था वहां पर वो सब कुछ पटक कर भाग गया। तो दिस शोज बच्चे, शूज को उसने क्या ले लिया था बच्चे, उसने शूज को बहुत फॉर ग्रांटेड ले लिया था। तो कहते एक इंसान जिसे वो चीज पाने में इतनी मेहनत लगी, दूसरे को वो चीज बहुत आसानी से मिल गई, तो ही काइंड ऑफ लॉस्ट इट्स वैल्यू। तो यहाँ पर भी बच्चे वो यही कहते हैं कि उनकी प्रेयर्स जो थी बच्चे वो ग्रांट कर दी गई कि कई लोगों को जूते पहनने को मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो रैग पिकर्स हैं बच्चे सीमापुरी के, वो बेचारे आज भी बेयरफुट हैं। जो रैग पिकर्स हैं बच्चे, जैसा मैंने बताया, ये सीमापुरी में रहते हैं। और सीमापुरी, अब एक लाइन लिखते हैं यहाँ पर कि सीमापुरी इज इन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट। एक मिनट देना। तो वो कहते हैं कि सीमापुरी जो है बच्चे, इट इज इन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट। कि सीमापुरी जो है बच्चे वो दिल्ली के बहुत करीब है, लेकिन बच्चे इट इज माइल्स अवे फ्रॉम इट। इसका मतलब बच्चे क्या है कि कहने को तो बच्चे दिल्ली के एक बिल्कुल किनारे पे लगती है, बट देयर इज अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू प्लेसेस। बच्चे यहाँ पर अगर आपको बताया जाए तो डेवलपमेंटल डिफरेंस जो है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डिफरेंस जो है, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। पूरा दिल्ली बच्चे, जैसे अगर आप DLF की तरफ चले जाओ, वैसे तो NCR पड़ता है, उस एरिया में बच्चे जो काइंड ऑफ डेवलपमेंट है आपको लगेगा ही नहीं कि आप दिल्ली में हो, राइट। लेकिन
दिल्ली हो या गुड़गांव, मतलब आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि अच्छा ऐसी जगह इंडिया में भी है। अगर आप नोएडा चले जाओ उस एरिया में भी आपको बच्चे वैसी ही बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर आप सीमापुरी जाओगे बच्चे तो आपको लगेगा कि मतलब यार ये दिल्ली की जगह है, मतलब दिल्ली की एक जगह जैसे सीपी आपका व्हाट इज दैट प्लेस कॉल्ड, कनॉट प्लेस, ठीक है, दिल्ली में इट्स अ प्लेस, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, जैसे मुगल नहीं ब्रिटिश आर्किटेक्चर के ऊपर बेटा वो जगह बनी हुई है एंड इट इज़ वेरी प्रिटी। आप वहाँ चले जाओ बच्चे और इधर चले जाओ तो यू विल नेवर बी एबल टू कंपेयर कि अच्छा ये दोनों जगहें दिल्ली में है, क्योंकि बच्चे देयर इज सो मच इंफ्रास्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन बोथ द प्लेसेस। तो वो कहते हैं यहाँ पर जितने भी रैग पिकर्स हैं सबका जीवन सिमिलर है। साहिब की फैमिली जो है बच्चे बांग्लादेश से यहाँ पर 1971 में आ गई थी। द रीजन बच्चे बिकॉज उनके होम्स और फील्ड जो थे दे वर डिस्ट्रॉयड बाय स्टॉर्म्स। एक्चुअली बच्चे द रीजन वाज वॉर, दे हैड नथिंग टू लिव अपॉन। बच्चे अबाउट 10,000 रैग पिकर्स जो है वो सीमापुरी में ही रहते हैं। दे लिव इन मड स्ट्रक्चर्स। ये जो लोग हैं बच्चे ये कहाँ रहते हैं, ये लोग मड स्ट्रक्चर्स में रहते हैं विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टारपोलिन। यहाँ पर सिविक एमिनिटीज नहीं है, सीवेज नहीं है, रनिंग वाटर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर इन लोगों के पास बच्चे वोटर आइडेंटिटी कार्ड्स ही नहीं है, इन लोगों के पास आइडेंटिटी कार्ड्स नहीं है, इन लोगों के पास क्या है बच्चे, राशन कार्ड्स हैं। अब यहाँ पे बच्चे और इन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि हमारे पास वोटर आईडी कार्ड्स नहीं है, क्योंकि इनका मानना ये है बच्चे कि फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट देन आइडेंटिटी। उनका क्या मानना है बच्चे, उनका मानना ये है कि फूड जो है बच्चे इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन आइडेंटिटी। इनका मानना ये है कि हमारे पास वोटर आईडी कार्ड हो लेकिन रात को खाने के लिए खाना ना हो, हम लोग भूखे पेट सोएं, उससे अच्छा तो यही है कि हमारे पास देश में आइडेंटिटी ना हो, कम से कम खाने के लिए खाना ही होता रहे, जिसकी वजह से बच्चे वो लोग अपने वोट्स देकर राशन ले सकते हैं। दे मूव एंड पिच देयर टेंट्स व्हेनेवर दे कैन, वेयरएवर दे कैन फाइंड फूड। और रैग पिकिंग जो है ना बच्चे इट इज देयर सोल मीन्स ऑफ सर्वाइवल, और यही बच्चे इनके रहने का एक तरीका है, यही इनके लाइवलीहुड का जो है बच्चे तरीका है। अब यहाँ पर बच्चे वो एक बात और बताते हैं इनके लाइवलीहुड के बारे में कि अगर बच्चे पेरेंट्स के लिए बात की जाए तो पेरेंट्स के लिए बच्चे रैग पिकिंग जो है वो क्या है। पेरेंट्स के लिए बच्चे रैग पिकिंग जो है ना इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। माँ बाप के लिए बच्चे ये एक मीन्स ऑफ सर्वाइवल है जिससे वो अपना खाना पीना रहना सोना चलाते हैं, ठीक है, इससे वो लोग अपने पैसे कमाते हैं। बट लेकिन फॉर चिल्ड्रन बच्चे, लेकिन फॉर बच्चे अगर ये बात की जाए तो इट इज़ रैप्ड इन वंडर। बच्चों के लिए बच्चे ये जितना भी आप लोगों का गार्बेज है इट इज़ रैप्ड इन वंडर बच्चे, बिकॉज कभी कभी इन्हें 10 रुपी मिल जाते हैं, कभी कॉइन्स मिल जाते हैं, कभी अदर थिंग्स मिल जाती हैं, तो इसीलिए बच्चे ये सब बच्चे जो है ये गार्बेज को ढूंढते रहते हैं। जहाँ पे पेरेंट्स के लिए बच्चे ये मीन्स ऑफ सर्वाइवल है, बच्चों के लिए इट इज़ रैप्ड इन वंडर। तो पेपर आ जाता है, सब पेपर में आ जाता है सवाल कि बच्चों के लिए और माँ बाप के लिए बच्चे जो गार्बेज था उसके अलग अलग मीनिंग्स कैसे थे। अब एक दिन क्या होता है बच्चे, हमारी अनीस जंग जो है वो साहिब आलम को एक क्लब के बाहर खड़े हुए देखती हैं। वो एक टेनिस क्लब था बच्चे, और वहां पर वो गेट पे खड़े होकर बड़ी फॉन्डली अंदर के बच्चों को टेनिस खेलते हुए देख रहा था। अब गेम बच्चे जो उसे बहुत पसंद थी लेकिन वो खेलना भी चाहता था, बट ऑब्वियसली बच्चे इट वाज आउट ऑफ हिज रीच। वो गेम वो चाहकर भी कभी नहीं खेल सकता था बेटा, बिकॉज इट वाज द गेम ऑफ द एलीट, इट वाज द गेम ऑफ द रिच, तो वो गेम खेलना तो पॉसिबल था नहीं। कहानी ये थी बच्चे कि उस दिन जिस दिन ये साहिब आलम अनीस जंग को मिलते हैं, साहिब आलम ने बच्चे उस दिन एक नए पेयर ऑफ शूज पहने हुए थे जिसके ऊपर बच्चे एक स्मॉल सा होल था, ठीक है, एक बहुत ही छोटा सा होल था, लेकिन एक बच्चे ने जिसके वो शूज थे बच्चे वो उसने डिस्कार्ड कर दिए थे, और वो शूज जो है बच्चे उसने पहने नहीं थे जस्ट बिकॉज देयर वाज अ स्मॉल होल ऑन इट। अब यहाँ पर बच्चे वो बताते हैं कि गार्ड लेट्स साहिब इंजॉय द स्विंग। अब वो कहते हैं कि कभी कभी जो थे वो साहिब को स्विंग पे जाने की अनुमति दे दिया करते थे गार्ड कि जा बच्चे खेल ले, लेकिन जो बच्चे ऑब्वियसली टेनिस था वो आज भी उसके लिए बिल्कुल आउट ऑफ रीच था। तो यहाँ पर बच्चे ये जो एग्जाम्पल आप लोगों को दिया गया है कि साहिब आलम ने एक पुराने फटे हुए होल वाले टेनिस शूज पहने थे जो एक बच्चे ने डिस्कार्ड कर दिए थे जस्ट बिकॉज बच्चे उसके अंदर एक होल था। तो यहाँ पर बच्चे हम एक चीज सीखते हैं कि समवंस गार्बेज, एक चीज बच्चे जिसको आपने फेंक दिया इज अनदर गोल्ड, वही चीज बच्चे दूसरे इंसान के लिए गोल्ड है। अब साहिब आलम को बच्चे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस जूते में होल है या कुछ भी, बिकॉज उसको बेटा कम से कम जूते पहनने को तो मिल रहे हैं, सो दैट इज व्हाट ही वैल्यूज मोर कंपैरेटिवली कि
क्या उसको दिया जा रहा है। तो बच्चे होता क्या है, कुछ दिनों बाद अनीस जंग साहिब आलम को फिर से मिलती हैं इस उम्मीद में कि शायद से साहिब आलम की कंडीशंस जो हैं वो थोड़ी सी इंप्रूव होंगी, लेकिन बच्चे ऐसा नहीं होता है। वो जब साहिब से मिलती हैं तो बच्चों उन्हें पता लगता है कि साहिब को एक टी स्टॉल पर काम मिल गया है, उसे 800 रुपये की उसे बच्चे 800 रुपये की पेमेंट की जा रही है एक महीने में, और उसके सारे के सारे मील्स कवर करे जा रहे हैं। और बच्चे मतलब उसको पैसा भी मिल रहा है, मॉनेटरी टर्म्स में ही हैज इम्प्रूव्ड, ठीक है, उसे पैसा मिल रहा है, खाना मिल रहा है खाने के लिए। लेकिन इसके बाद भी बच्चे आपका जो साहिब आलम है वो बिल्कुल भी, क्या हो गया भैया, इसके बाद भी बच्चे आपका साहिब आलम जो है वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। ऐसा क्यों बच्चे, क्योंकि अब उसके हाथ में क्या था, नाउ ही वॉज होल्डिंग अ हैवी स्टील कैनिस्टर, ठीक है। अब बच्चे उसने क्या पकड़ा हुआ था अपने हाथ में, बच्चे उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था एक हैवी स्टील कैनिस्टर, यानी बच्चे उसने एक स्टील की केतली अपने हाथ में पकड़ी हुई थी। और यहाँ पर बच्चे ये हैवी स्टील कैनिस्टर हैवी क्यों बोला गया है, क्योंकि बच्चे अब उसके सर के ऊपर आ गई है रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके सर के ऊपर आ गई है बच्चे ड्यूटी, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दैट ड्यूटी, बिकॉज ऑफ दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे वो क्या कर रहा था, वो फंस गया था। परहैप्स ही वॉज नॉट हैप्पी टू वर्क देयर, उसको पैसा मिल गया है, सिक्योरिटी मिल गई है जॉब की, लेकिन जब बच्चे उसकी केयर फ्रीनेस थी, अपनी इंजॉय करना, जब मर्जी बाहर आना, जब मर्जी घर पे जाना, दैट वाज ओवर नाउ। उसे अपने मालिक की बात सुननी पड़ेगी, शॉप ओनर की बात सुननी पड़ेगी, उसकी बात को अग्री करना पड़ेगा, सारा काम करना पड़ेगा। ही हैड हिज फ्रीडम, ही हैड हिज केयर फ्री लाइफ एंड हिज फ्रीडम, ही वाज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चे कि साहिब जो था वो अब अपना मास्टर नहीं रहा था, ही वाज नॉट यू नो हिज ओन पर्सन, अब वो जो चाहे वो नहीं कर सकता। अब बेटा अगर बात की जाए आपकी दूसरी स्टोरी की, तो इस चैप्टर की शुरुआत ही अनीस जंग ऐसे करती है कि भले ही भैया साहिब आलम अपना मास्टर बनना चाहे या नहीं बनना चाहे, मुकेश वांट्स टू बी हिज ओन मास्टर, ठीक है। वो दूसरी कहानी शुरू करती हैं ये बोलकर कि मुकेश जो है ही वांट्स टू बी हिज ओन मास्टर, कि वो जो है बच्चे अपना मास्टर खुद बनना चाहता है, वो अपना जीवन खुद से जीना चाहता है। ये कहानी है बच्चे जब हमारी अनीस जंग दूसरे शहर जाती हैं, यूपी के एक शहर जाती हैं बच्चे, फिरोजाबाद। अब अगर बात की जाए बच्चे फिरोजाबाद, तो ये एक बहुत ही डिसोलेट सा, बहुत ही पिछड़ा हुआ सा एक टाउन है आपके यूपी के अंदर। फिरोजाबाद साथ ही साथ बच्चे जाना जाता है अपनी बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। इस बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री के लिए, या एक इंडस्ट्री है बच्चे इधर ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, यानी बच्चे जो भी काम आप लोगों का ग्लास से किया जाता है, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री के लिए बच्चे आपका फिरोजाबाद जो है बहुत फेमस है। यहाँ पर हर दूसरी फैमिली जो है बच्चे फिरोजाबाद में वो ग्लास बैंगल्स बनाने में लगी हुई है फॉर ऑल द कलर्स। फॉर एग्जाम्पल पूरे देश की औरतों के लिए जैसे यही से ही बैंगल्स जो है बन के जाएंगी। अब देखा जाए बच्चे तो ग्लास बैंगल्स जो होती हैं, चूड़ियां जो होती हैं बच्चे, वो एक सिंबल होती हैं विमेन के मैरिटल स्टेटस का, कि अब बेटा औरत की शादी हो गई है, महिला की शादी हो गई है, या उनकी शादी फिक्स हो गई है। और एज ए रिजल्ट बच्चे मुकेश की जो फैमिली थी वो भी बच्चे बैंगल मेकिंग के काम में ही इंडल्ज थी, यानी साहिब आलम की बच्चे जो फैमिली थी वो भी बैंगल मेकिंग का काम जो है बच्चे कर रही थी। अब होता क्या है बच्चे, यहाँ पर सबसे पहली जो हमारी अनीस जंग है वो बताती है यहाँ पर कि बैंगल मेकिंग कंडीशंस यहाँ पर हालात कैसे हैं। वो यहाँ पर पहली बात तो ये बताती हैं कि 20,000 बच्चे, ठीक है, 20,000 बच्चे जो है बच्चे इधर चाइल्ड लेबर कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर दो चीजें थी बच्चे, इधर के शहर के जो लोग थे उनमें पॉवर्टी भी थी, साथ ही साथ बच्चे वो लोग इलिटरेसी के भी शिकार थे। मैंने इलिटरेरी लिख दिया ना, और साथ ही साथ बच्चे वो लोग बेचारे इलिटरेसी के भी शिकार थे, गरीबी भी थी बच्चे, और साथ ही साथ ये बेचारे पढ़े लिखे भी नहीं थे। अब होता क्या है बच्चे, 20,000 बच्चे जो थे यहाँ पर इनकी फैक्ट्रीज में काम करते थे। जिन हालातों में बच्चे इन बच्चे काम कर रहे थे वो भी आप लोग जान लीजिए। ये बच्चे काम करते थे डिंजी सेल्स में, छोटे छोटे सेल्स में, ठीक है, क्रैम्ड होल्स जिन्हें आप कह सकते हो, ठीक है, क्रैम्ड होवल्स, ठीक है। नो लाइट, नो वेंटिलेशन, ठीक है, नो लाइट, नो वेंटिलेशन, नो प्रोटेक्टिव गियर। साथ ही साथ बच्चे काम करने के लिए कोई प्रोटेक्टिव गियर भी नहीं है, डिंजी सेल्स में काम कर रहे हैं, ठीक है। बैक ब्रेकिंग वर्क है, बिल्कुल ऐसे कमर तोड़ने वाला काम है, बिल्कुल अंधेरे में करने वाला काम है, कोई प्रोटेक्टिव गियर नहीं है। आंखों में जो है बच्चे आपके डस्ट जा रही है, ग्लास डस्ट जा रही है, और इवेंचुअली बच्चे जो थे जब वो टीनेज में आते थे या अपनी एडल्टहुड में आते थे तब तक बच्चे वो अंधे हो जाया करते थे।
तो होता क्या है बच्चे, मुकेश की फैमिली जो थी वो भी ऐसे ही एक बैंगल मेकिंग फैमिली से बिलोंग करते थे। तो मुकेश एक बार बच्चे क्या करते हैं, ऑथर को अपने घर ले जाते हैं कि चलिए आज आप हमारे घर चलिए, मैं आपको कुछ जो है दिखाना चाहता हूँ, मैं आपको घर में दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि उसने बोला था कि भैया मेरा घर जो है रीबिल्ड हो रहा है। तो अनीस जंग चली जाती हैं। अनीस जंग बच्चे जब उनकी गलियों से जा रही थी तो वो बताती है कि वहां पर देयर वाज स्टिंकिंग लेन्स, बदबूदार गलियां, चोक्ड विद गार्बेज, हर नाली के अंदर गार्बेज जो है फंसा हुआ है। फैमिलीज ऑफ बैंगल मेकर्स यहाँ पर रहती हैं। उनके हाउसेज जो हैं बच्चे, दे हैड क्रम्बलिंग वॉल्स, एकदम चटकती हुई दीवारें हैं, बिल्कुल ऐसे लड़खड़ाते हुए दरवाजे हैं। और एनिमल्स और ह्यूमंस लिविंग टुगेदर, ठीक है, यहाँ पर एक लाइन लिखी गई है बच्चे, एनिमल्स एंड ह्यूमंस लिविंग इन प्रिमेवल स्टेट, कि इंसान और जानवर जो हैं बच्चे वो सारे के सारे ऐसे बिल्कुल ही प्रिमेवल स्टेट में रह रहे हैं, बिल्कुल ही ऐसे पुराने हालात में खया, बिल्कुल ऐसे मतलब तबेला बना रखा है घर का, सारे के सारे लोग एक ही घर में रह रहे हैं। अब जब ये लोग बच्चे घर पहुंचते हैं साहिब आलम के, तो वो लोग मुकेश के घर जाते हैं, जो लाइक ऑब्वियसली एनी अदर घर उसी लेन में था और बिल्कुल सेम कंडीशन के अंदर था। घर के अंदर बच्चे अनीस जंग मिलती हैं साहिब की भाभी से, ठीक है, एक फ्रेल यंग वुमेन, एक वीक सी बच्चे यंग वुमेन जो थी वो किचन के बाहर अपना खाना बना रही थी। रूम वॉज फिल्ड विद स्मोक, पूरा का पूरा बच्चे कमरा जो था वो धुआं धुआं हो रखा था। और उन्होंने आकर ऑथर को एक स्माइल के साथ जो है ग्रीट करा। ये कौन थी बच्चे, ये मुकेश के एल्डर ब्रदर की वाइफ थी। ये ऑलरेडी बच्चे एक यंग एज के अंदर, शी वॉज वेरी यंग, ठीक है, और इन्होंने बहुत ही यंग एज के अंदर बच्चे बहू की जो एक पदवी है वो अचीव कर ली थी। उसे घर में रिस्पेक्ट किया जाता था बच्चे एज द डॉटर इन लॉ। ये मैं पहन क्यों नहीं रही, क्यों चेंज हो रहा है अपने आप, मेरे बाल लग रहे हैं क्या इसको। अब बच्चे घर के अंदर उनका जो एक दर्जा था वो बहू का दर्जा था कि भैया हमारे घर की बहू है। अब मुकेश के पापा जो है वहां पर आते हैं। मुकेश के पापा को देखते ही मुकेश की जो जो हमारी भाभी जी हैं वो अपने सर पे वेल कर लेती हैं, वो अपना घूंघट जो है बच्चे अपने सर पे कर लेती हैं, क्योंकि यही बच्चे इनके घर का ट्रेडिशन था, इनका कस्टम था, परंपरा थी। मुकेश के पापा जो थे बच्चे वो भी बहुत ओल्ड और बहुत ही वीक हो चुके थे। अब यहाँ पर बच्चे याद रखना, इनकी जो डॉटर इन लॉ है, DIL है हमारी, जो दिल है हमारा, डॉटर इन लॉ, यहाँ पर बच्चे उसे मुकेश का भी ध्यान रखना है, ठीक है, उसे अपने हस्बैंड का भी ध्यान रखना है, और बच्चे उसे अपने FIL यानी अपने फादर इन लॉ का भी ध्यान रखना है। उसके अलावा बच्चे इनके घर के अंदर एक ओल्ड ग्रैंड मदर भी थी, उनका भी ध्यान रखने के लिए बच्चे ये एक ही बहू थी। तो आप देख सकते हैं बच्चे कि एक ही लेडी के ऊपर पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आई हुई है। अब बच्चे अगर मुकेश के पापा की बात की जाए, मुकेश के पापा जो हैं बच्चे उनकी भी आंखें चली गई थी या ख़राब हो रही थी, क्योंकि वो लोग भी ग्लास बैंगल्स को जो है वो पेंट करते थे और उन्होंने बनाते थे, और यही बच्चे उनकी फैमिली पूरे साथ रही है। लेकिन ऑब्वियसली बच्चे इन पूरे जीवन में वो अपने बच्चों को कभी भी स्कूल नहीं भेज पाए। अब याद रखना बच्चे, सबसे पहले इन्होंने एज अ टेलर काम किया था, और उसके बाद जब वो काम नहीं चला तो ये बच्चे एक बैंगल मेकर बन गए। एक्चुअली इनके पापा कभी भी अंधे नहीं हुए थे बच्चे, इनके दादाजी अंधे हुए थे। इनके पापा जो हैं बच्चे वो इन्हें हमेशा एक ही चीज़ सिखा पाए कि बैंगल्स कैसे बनाई जाती हैं। तो विरासत में बच्चे अगर मुकेश को और उसके भाई को और उनकी भाभी को कुछ मिला होगा फैमिली से, तो वो सिर्फ ये था बच्चे कि बैंगल्स कैसे बनाई जाती हैं। ही हैड बिल्ट द हाउस बट नॉट रिपेयर इट। तो उनके पापा ने घर तो बना दिया था लेकिन वो घर को रिपेयर नहीं कर पा रहे थे। मुकेश की दादी भी बच्चे वहां पर बैठी हुई थी और उन्होंने अपना बिलीफ अपनी डेस्टिनी में बताया, क्योंकि शी हैड सीन हर हस्बैंड गो ब्लाइंड। क्योंकि बच्चे उन्होंने अपने आंखों के आगे देखा था कि कैसे उनके हस्बैंड उन्हीं की आंखों के आगे अंधे हो गए थे बिकॉज ऑफ द ग्लास बैंगल्स जो उन्होंने बनाई थी। तो बच्चे वो ये चीज को मान के बैठी थी कि इट इज द गॉड गिवन लीनिएज। उनका मानना ये था बच्चे कि जो भी उनके जीवन के अंदर हो रहा है ये भगवान के द्वारा दी गई बच्चे लीनिएज है। इट इज देयर कर्मा, ये उनके कर्मा है बच्चे, ये उनके डीड्स हैं। ये सब क्या है, ये उनके डीड्स हैं बच्चे, दैट दे वर बॉर्न इन द फैमिली ऑफ बैंगल मेकर, कि वो लोग बैंगल मेकर की कास्ट में पैदा हुए हैं। इट वॉज देयर डेस्टिनी, इट वॉज देयर कर्म, और वो इस चीज को से बाहर नहीं आ सकते। शी बिलीव द रिस्पाइट वॉज इम्पॉसिबल। दादी का मानना ये था कि जो रिस्पाइट है बच्चे इस कंडीशन से वो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, कि उनका कहना यह है कि हम तो चाह कर भी अपने आप को कभी इस हालात से बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि उनका कहना यह था कि कोई भी इंसान बदल नहीं सकता जो किस्मत ने आपके लिए पहले से ही प्लान कर दिया है। इनफैक्ट द बिलीफ वॉज शेयर्ड नॉट ओनली बाय हर बट प्रोबेबली ऑल द पीपल बाय फिरोजाबाद, क्योंकि बच्चे दे वर नॉट एजुकेटेड, दे वर सुपरस्टिशियस कि भैया जो है वैसा ही है।
अब होता क्या है बच्चे, एक बार ये अनीस जंग एक और लड़की के पास जाती हैं बच्चे, शी वॉज दिस गर्ल कॉल्ड सविता, ठीक है। सविता के पास ये जाती हैं बच्चे, ये एक यंग गर्ल थी, ठीक है, यंग गर्ल थी बच्चे, और ये अभी भी अनमैरिड थी, और ये बैंगल्स बना रही थी, और इसके हाथ जो थे ना बच्चे इतने मैकेनिकली काम कर रहे थे कि अनीस जंग यही सोच रही थी कि ये जो इतनी मैकेनिकली इसके हाथ चल रहे हैं, जो ये काम अभी कर रही है, क्या ये जानती भी है कि इन बैंगल्स की ऑस्पिशियसनेस क्या है, इन बैंगल्स की सैंक्टिटी क्या है, इनकी परंपरा क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, कि कल को एक दिन होगा क्या है इसके जीवन में, इसकी भी शादी हो जाएगी, इसको भी जो है चूड़ियां पहना दी जाएंगी। फिर ये लड़की क्या करेगी, व्हाट इज दिस गर्ल एक्चुअली गोइंग टू डू। अब उसी लड़की के साइड में बच्चे एक और विमेन बैठी हुई थी, जिन्होंने ऑथर को बताया कि डिस्पाइट द हार्ड वर्क बच्चे जी हैड डन इन हर लाइफ, उन्होंने आज तक एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, यानी बच्चे आज तक जीवन में ऐसा नहीं हुआ होगा कि उन्होंने पूरा खाना जो है उन्हें खाने को मिला होगा। ऑथर जो है बच्चे वो यही देख पा रही थी कि यहाँ के लोगों की हालात बहुत ज़्यादा बुरे हैं, हर जगह पर बैंगल्स हैं अलग अलग कलर्स में, हर लड़का लड़की अपने घर के अंदर बच्चे कलर्ड पीसेस ऑफ बैंगल्स को ज्वाइन कर रहे हैं, और उनकी आंखें बच्चे क्योंकि पूरे दिन अंधेरे में काम करने की वजह से उनकी आंखें इतनी एडजस्ट हो जाएंगी डार्कनेस से कि अक्सर बच्चे बाय द टाइम दे बिकम एडल्ट्स उनकी आंखों की रोशनी जो है वो भी चली जाती है। घरों के अंदर, फैक्ट्रीज के अंदर बच्चे पूरे दिन वो लोग फर्नेसेस के आगे हाई टेम्परेचर्स में काम करते हैं, जिसकी वजह से बच्चे जो है वो अडल्टहुड आने से पहले ही अंधे हो जाते हैं। अब जनरेशन आफ्टर जनरेशन, फैमिलीज आफ्टर फैमिली बच्चे, फैमिलीज ऑफ बैंगल मेकर्स जो है वो लोग एंगेज रहे हैं बैंगल मेकिंग में ही, और उनके जीवन में बच्चे पॉवर्टी ही रही है, ठीक है, गरीबी ही रही है, पैदा हुए हैं तो भी दुखी, मरे हैं तो भी दुखी, कुछ भी चेंज नहीं हुआ बच्चे विद द पैसेज ऑफ टाइम। और यहाँ पर जो है आप इधर कह सकते हो दैट दे ऑल वर बच्चे अ पार्ट ऑफ डुअल विक्टिमाइजेशन, ठीक है, ये लोग जो थे ये डुअल विक्टिमाइजेशन का शिकार थे ना। व्हाट डू यू मीन बाय डुअल विक्टिमाइजेशन, पहली बात तो बच्चे ये लोग जो थे दे वर इन द क्लचेस ऑफ मिडिल मैन एंड मनी लेंडर्स, कि पहली बात तो बच्चे जो मिडिल मैन है, जो बीच वाला बिचौलिया होता है, ये सारा का सारा पैसा इनका ले लिया करता था, इनको पैसा नहीं मिलता था, इनसे सस्ते में माल ले लिया, आगे जाके महंगे में बेच दिया, प्रॉफिट मार्जिन अपना, इनके हाथ में कुछ भी नहीं। तो अनीस जंग ने एक बार जाकर लोगों से पूछा कि तुम लोग अपने आप को ऑर्गेनाइज क्यों नहीं करते, व्हाई डोंट यू गाइस ऑर्गेनाइज योरसेल्व्स इनटू कोऑपरेटिव्स। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज अगर हमने ऐसा किया तो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हमें मारेगी, ये बोलकर कि तुमने कुछ इलीगल कि तुमने जो है कुछ इलीगल काम कर लिया है। और वो कहते हैं हम कितना भी कोशिश कर ले अपने आप को इस विशेष सर्कल से निकालने का, हम नहीं निकाल सकते। तो अनीस जंग ये समझ गई थी कि ये ना एक कॉन्टिन्यूअस साइकिल है, जिससे चाहकर भी ये लोग अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाएंगे। पुलिस इन्हें मारेगी, जेल में डाल देगी। एक बैंगल मेकर के लिए बच्चे कुछ भी करना जो है आसान नहीं है। यहाँ पर बच्चे दे लैक अ लीडर, सबसे बड़ी गलती ये है कि यहाँ पर इनका कोई लीडर नहीं है जो इन्हें मोबिलाइज कर सके। ये डुअल विक्टिमाइजेशन बच्चे कैसे है, पहली बात तो ये साहूकार और मिडिलमैन ने इनका जीना हराम कर रखा है। ऑन दी अदर हैंड बच्चे दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो स्टिग्मा है कास्ट का, ठीक है, इनका जो कास्ट है भैया, ये दे बिलोंग फ्रॉम द फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स, बिल्कुल ही निचला वर्ग से सोसाइटी के बच्चे ये बिलोंग करते हैं। दैट गोज विद हिम कि भैया अब एक तो कास्ट का स्टिग्मा, एक फाइनेंशियल स्टिग्मा। बट ऐसे केस के अंदर बच्चे इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी मुकेश ऐसा एक अकेला व्यक्ति है जो कुछ करने की सोच रहा है, हु यू नो इज अ रिबेल इन हिज काइंड, जो कोशिश कर रहा है कि मैं अपने परिवार के जीवन को बदलूंगा, मैं अपनी लाइफ को बदलूंगा। वो बच्चे लर्न करना चाहता है, कि वो जाना चाहता है, गैराज जाना चाहता है, वहां पर मोटर मैकेनिक के फर्म पर काम करना चाहता है, मेहनत करना चाहता है। और जब अनीस जंग बच्चे उससे पूछती हैं कि तुम ये काम क्यों करना चाहते हो बच्चे, तो वो यही कहता है कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, और अगर मुझे मेहनत भी लगेगी, इवन इफ आई हैव टू वॉक टू द अदर साइड ऑफ द सिटी, तो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू डू दैट। तो बच्चे अगर मैं मुकेश के कैरेक्टर के बारे में आपसे बात करूं, तो बच्चे मुकेश जो था वो बहुत ज़्यादा रिबिलियस था, बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड था, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा परजीवरेंट था, ठीक है, उसको था कि मैं कुछ कर लूँगा, आई एम गोइंग टू चेंज द लाइफ, ठीक है। और ही वॉज अ ड्रीमर, ठीक है, ही वॉज वेरी एम्बिशियस, उसने कुछ एटलीस्ट अलग करने का सोचा। लास्ट में बच्चे अनीस जंग उससे ये भी पूछती हैं कि अच्छा अगर तुम्हारे एरिया में कोई एयरप्लेन उड़ता होगा तो क्या तुम कोई एयरप्लेन भी उड़ाओगे। तो वो चुप हो जाता है, जवाब नहीं दे पाता। तो रीज़न ये था बच्चे कि फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, अक्सर ही कभी ऐसा हुआ है कि फिरोजाबाद के ऊपर से कोई प्लेन गुजरा हो, एक आधी गाड़ी बच्चे हमारे मुकेश ने देखी होगी, शायद इसीलिए उसके मन में आ गया कि चलो मैं एटलीस्ट गाड़ी चलाना तो जो है सीख ही सकता हूँ। एटलीस्ट ही डिसाइड्स थॉट्स थिंग्स ऑफ डूइंग समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द फैमिली।
अब बच्चे जो लेसन था लॉस्ट स्प्रिंग द शेयर्स टू स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। जो कैरेक्टर्स और प्लेसेस है बच्चे वो डिफरेंट है लेकिन दोनों की प्रॉब्लम सेम है। थाउजेंड्स ऑफ साहिब्स एंड मुकेश बच्चे आर कंडेम्ड टू अ लाइफ ऑफ मिजरी एंड एक्सप्लॉयटेशन अनलाइक द पीपल आई मेट सम डेज बैक। ग्राइंडिंग पॉवर्टी बच्चे गरीबी और पेनियरी, गरीबी के लिए आप लोग एक वर्ड यूज कर सकते हो बच्चे पेनियरी, PENURY, इसका मतलब भी गरीबी होता है। Traditions compel children to work in the most unhuman and the hostile bad conditions. The author succeeds in highlighting the plight of such unfortunate children कि भैया एक तो बेचारे वैसी सोसाइटी के सबसे मध्यम वर्गीय लोग हैं और ऊपर से इनका हाल जो है बहुत ज़्यादा खराब है। तो what you guys can do it बच्चे, you guys can pause the video, you guys can see the questions, आप पूरा स्टेटमेंट पढ़ लो एक बारी, ठीक है। पूरा स्टेटमेंट पढ़ने के बाद I will continue to give you the answers। आप लोग पॉज करो, स्टेटमेंट पढ़ो, पहला सवाल देखो, मैं आपको आंसर जो है डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ, आप लोग पॉज करके आंसर सर्च कर सकते हो। बच्चे देखो, सिमिली अ ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज amidst the dust of the streets indicate। बच्चे देखो, लूम्स यानी रिमेन्स लाइक अ मिराज। मिराज क्या होता है बच्चे? मिराज होता है एक इल्यूजन। तो वो कहते हैं कि उसके सपने कैसे हैं? रियलिटी येट सीम डिस्टिंक्ट, लॉस्ट इन अ सी ऑफ डस्ट, इल्यूजरी एंड इनडिस्टिंक्ट हैंगिंग इन द डस्टी एयर। तो बच्चे इट्स अ रियलिटी येट सीम डिस्टिंक्ट या इल्यूजरी एंड इनडिस्टिंक्ट। तो बच्चे ये एक इल्यूजन टाइप है जो उसको लग रहा है कि पूरा हो जाएगा लेकिन नहीं हो पाएगा। I will learn to drive a car, he answers looking straight into my eyes। ये लाइन क्या दिखाती है बच्चे? अब आप देखो 1 and 5, determined and ambitious, ठीक है, ये वर्ड हमने अभी इसके लिए लिखे थे तो हम अभी सर्कल करके चलेंगे। 2 and 4, fearless और valiant, ठीक है, ये भी मुझे सही लग रहे हैं। 2 and 5, फियरलेस और एम्बिशियस, यहाँ पे बच्चे फियर की तो बात ही नहीं है तो जहाँ 2 है वो तो काट ही दो तुम लोग। 3 होपफुल और 6 है स्टर्न। स्टर्न का मतलब होता है बच्चे स्टबन होना, तो वो स्टबन भी नहीं था। तो हमें चेक करना था कि भैया बाकी आंसर्स तो नहीं हो सकते, जो कि नहीं हो सकते तो ऑप्शन नंबर ए ही है। Which of the following statement is not true with a reference to extract? Children work in badly lit and poorly ventilated furnaces, ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। The children are unaware that it is forbidden by law to work in furnace, ये भी बिल्कुल ठीक है बेटा, because lack of education है। Children toil in the furnaces for hour which affects their eyesight, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। फिरोजाबाद is emerged as a nascent producer of bangle makers, बच्चे मतलब धीरे धीरे करने के बाद अब बहुत अच्छा बैंगल प्रोड्यूसर जो है वो बन गया। नाखून नहीं टूट जाना है मेरा। ऑप्शन नंबर डी ये गलत है बच्चे, बिकॉज धीरे धीरे ये और ज्यादा जो है इनका नो प्रॉफिट में चल रहे हैं ये लोग, तो ये ऑप्शन सबसे गलत ऑप्शन है। ये धीरे धीरे प्रॉफिटेबल प्रोफेशन नहीं बनेगा। नासेंट बेसिकली मीन्स प्रॉफिटेबल। एवरी अदर फैमिली इज मतलब जो प्रॉफिट की तरफ बढ़ रहा होता है। Even other families in Firozabad is engaged in bangle making indicates that bangle making is the only industry। तो नहीं बच्चे, it cannot be the only industry। only नहीं हो सकता, लोग कुछ तो और काम करेंगे ना। टेलर भी तो थे उसके पापा मुकेश के। एंटायर पॉपुलेशन भी नहीं, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन ये हो सकता है बच्चे कि मोस्ट लव्ड तो बेटा बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज सब बेचारे रोते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं बैंगल मेकिंग की वजह से। Another question there for you, you guys can do it as a form of a homework। अब एक बार देख लेते हैं बच्चे क्या सवाल है। 2011 का ही सवाल है। मेंशन दी हजार्ड्स इन वर्किंग ऑफ द ग्लास बैंगल। बच्चे ग्लास बैंगल इंडस्ट्री बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है वहाँ पर, बेसिक कम्युनिटीज़ नहीं है, बहुत ही ख़राब लाइटिंग है, बहुत ही ख़राब वेंटिलेशन है, ग्लास ब्लोइंग फर्नेसेस हैं जहाँ पर डिंगी होवल्स हैं, छोटे छोटे स्पेसेस हैं, हाई टेम्परेचर हैं, बच्चे विमेन काम कर रहे हैं अनहाइजीनिक कंडीशन में, प्रोटेक्टिव आई गियर नहीं है इन लोगों के पास, लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं, बैक ब्रेकिंग वर्क है, इनकी हेल्थ जो है बच्चे ख़राब हो जाती है, ये लोग बहुत ही प्रीमेच्योरली एज कर जाते हैं या फिर बच्चे इनकी आंखें खराब हो जाती हैं। इस साहिब बच्चे हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। तो बच्चे साहिब बिल्कुल भी खुश नहीं है टी स्टॉल पे काम करके, क्योंकि बच्चे ऑल्दो ये जॉब उसे 800 रुपये और सारे मील्स देती है, उसकी जो फ्रीडम थी बच्चे, प्रिविलेज ऑफ बीइंग केयर फ्री, द प्रिविलेज ऑफ बीइंग हिज ओन मास्टर इज नो मोर। और ये लाइफ जो है बच्चे टी स्टॉल पर वो बहुत ही ओवरवर्क और बर्डन से भरी हुई है। एंड ऑब्वियसली बच्चे वो ही हैज एंटर्ड दिस रेस ऑफ लाइफ, वो पैसे कमाने की अब रेस में आ चुका है। ही इज नो मोर नॉट इनोसेंट इन द सेंस कि वो बचपन एंजॉय नहीं कर सकता, दिमाग में हमेशा पैसे की टेंशन रहेगी। What reason बच्चे does साहिब्स मदर साइड टू हर सन फॉर लिविंग देयर होमलैंड? What name do we give to such people? बच्चे साहिब की मदर कहती हैं कि उन्होंने उनका होमलैंड बांग्लादेश ढाका इसीलिए छोड़ा बच्चे क्योंकि उनकी फील्ड और होम्स में स्ट्रॉम आ गया था, लेकिन रियलिटी में बच्चे द रीजन वाज 1970 का वॉर, ठीक है, एंड दे वर ड्राइविंग देम फ्रॉम वांट एंड हंगर। ऐसे पीपल जो बच्चे कंट्री छोड़कर दूसरी कंट्री में आ जाते हैं, ऐसे लोगों को हम लोग रिफ्यूजीज कहते हैं। What is ironical about साहिब्स नेम? बच्चे साहिब का पूरा नाम था साहिब आलम, जिसका मतलब है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। आयरॉनिकली बच्चे साहिब एक पॉवर्टी स्ट्रिकन बेयरफुट होमलेस रैक पिकर है who scrounges the garbage dumps in Delhi to earn his livelihood। साथ ही साथ बच्चे कैन ऑल्सो मेंशन इज इलिटरेट।
पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकता, तो बच्चे ऑब्वियसली उसका नाम जो है उसके हालात से बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है बच्चे। व्हाट आर द शूज विद अ होल, व्हाई आर शूज विद अ होल अ ड्रीम कम ट्रू फॉर साहिब? तो बच्चे जो डिस्कार्डेड टेनिस शूज है विद अ होल वो एक ड्रीम कम ट्रू है साहिब के लिए, बिकॉज बच्चे उसने बचपन से बेयरफुट वॉक किया है, तो अगर उसे स्लाइटेस्ट भी कंफर्ट भी मिल जाता है फटे हुए जूते में ही सही, तो ही इज हैप्पी विद इट। एडिशनली बच्चे ही हैड अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू प्ले टेनिस बट गेटिंग एनी सच चांस इज वेरी अनलाइकली। सो शूज जो है बच्चे that is the least thing that could actually partially fulfill his dreams, जिससे वो अपना सपना आधा पूरा कर सकता है। How does Mukesh's grandmother view the family occupation of bangle making and the poverty? It is his karam, his destiny. तो बच्चे मुकेश की दादी जो है वो बैंगल मेकिंग को डेस्टिनी मान चुकी हैं। उनका मानना है कि उनके हस्बैंड की ब्लाइंडनेस, उनका मिसफॉर्च्यून, उनकी पूरा गरीब कंडीशन, ये सब प्री डेस्टिन्ड है, ये सब पहले से ही डिसाइडेड है। और वो कहती हैं कि ये गॉड गिवन लीनिएज है और आप इसे बदल नहीं सकते हो, तो वो हर चीज़ को करम और डेस्टिनी के नाम पे मान लेती हैं। नाउ देयर इज अ होमवर्क क्वेश्चन दैट आई वांट टू गिव यू। बच्चे देयर इज अ सिमिलैरिटी, ठीक है, आपको बताना है कि देयर इज अ सिमिलैरिटी इन विमेन, ठीक है, एक सिमिलैरिटी दिखाई गई है बच्चे विमेन में। कौन सी? एक तो दिखाई गई है बच्चे मुकेश की दादी में, ठीक है, मुकेश इज ग्रैंड मदर, ठीक है, और बच्चे साइड में ही एक आंटी बैठी थी, सविताज आंट, कि सविता की जो बच्चे आंट है उन दोनों के बीच में एक सिमिलैरिटी दिखाई गई है, ठीक है, या आप कह सकते हो कि इनके बीच में क्या डिफरेंस दिखाया गया है। तो बेसिकली आपको एक आंसर बनाकर बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में देना है और आपको मुझे बताना है कि इन दोनों के बीच में बच्चे क्या सिमिलैरिटी थी। सेकंड बच्चे आप कर सकते हो उनकी डॉटर इन लॉ, ठीक है, याद रखना अगर DIL समझ में ना आए लेक्चर देख लेना। DIL बेसिकली मीन्स मैं लिख ही देती हूँ, चलो, डॉटर इन लॉ बच्चे और सविता के बीच में, क्योंकि दो ओल्डीज और दो यंग गर्ल्स के बीच का एक कंपैरिजन है, तो इनके बीच में बच्चे आपको एक कंपैरिजन का आंसर बनाना है, इसका अलग बनाना है, इसका अलग बनाना। कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग मुझे आंसर दे सकते हैं, ठीक है, हम लोग चेक करेंगे और आई ट्राई टू आंसर इट इन द कॉमेंट सेक्शन ओनली, और देखेंगे कि भैया जिसका आंसर सबसे बेस्ट होगा उसको अगली क्लास में दिखाएंगे, ठीक है। चलिए, इसी के साथ आप लोगों की आज की क्लास, पहली क्लास जो है बच्चों यहीं पर समाप्त हो जाती है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टुडेज क्लास। मैं निहारिका आप लोगों को मिलूंगी आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गुड बाय एवरीवन।